Good afternoon, everyone. चलिए दोस्तों, I welcome all of you to our new batches of CA Intermediate Financial Management exam oriented batches starting from today. दोस्तों, CA Intermediate का ग्रुप नंबर 2 का हमारा ये सबसे आखिरी पेपर होता है और इसमें 50 मार्क्स का आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इंटरमीडिएट में 50 मार्क्स का है, फाइनल में जाकर ये 100 मार्क्स का हो जाता है. और मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना करियर फाइनेंस में ही बनाना चाहते हैं. अगर आप किसी भी कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे कि वो जॉब किस फील्ड में देख रहा है, तो वो ऑडिट नहीं बोलेगा कि मैं ऑडिट में अपना करियर नहीं देखता हूं. डीटी में वो हो सकता है अपना करियर देखे, लेकिन डीटी की जॉब ओपनिंग्स काफी कम होती है क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस लगता है. जब आपको अपील फाइल करनी है, केसेस लड़ना है, यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, जो कि फ्रेशर्स के पास नहीं होता है. एकमात्र ऐसी फील्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके अंदर की फ्रेशर्स की एंट्री भी है एंड स्काई इज द लिमिट. दोस्तों, तो हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर. जब आप ये वर्ड सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको क्या ख्याल आता है मन में कि व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम किस बारे में बात करेंगे? अबाउट फंड्स, मनी रिलेटेड बातें करेंगे, है ना. फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना उसके बारे में बात करेंगे. पैसों से पैसा कैसे बनाना उसके बारे में बात करेंगे. दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इतना कोर कॉन्सेप्ट है कि इसके बिना आपके जितने बाकी सारे सब्जेक्ट्स है वो सब अधूरे हैं. यानी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनका सेंट्रल पॉइंट, उनका केंद्र बिंदु है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पूछिए कैसे? अकाउंट्स भी इंसान कब लिखेगा? जब वो बिजनेस रन करेगा. बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा. कहां से आएगा? इट कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अकाउंट्स हमें नहीं सिखाता है पैसा कहां से आएगा. लॉ हमें नहीं सिखाता है पैसा कहां से आएगा. ऑडिट भी नहीं सिखाता है पैसा कहां से आएगा. दोस्तों, सिर्फ एकमात्र सब्जेक्ट है जो बताता है पैसा कहां आएगा, कहां से आएगा और कहां डिप्लॉय किया जाएगा. पैसे का आना और पैसों को सही जगह पर डिप्लॉय करना, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और जब ये होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद अकाउंट्स लिखे जाते हैं, उन अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है, फिर डायरेक्ट टैक्स वाले उसका इनकम टैक्स रिटर्न बनाकर सबमिट कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. आईडीटी भी इसी के बाद शुरू होता है. सारी की सारी चीजें किस पर चलती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चलती है. दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन ये रही आपके सामने. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आए, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स, उस पैसों को आखिर कहां पर लगाया जाए, so as to achieve the basic objective of financial management, that is wealth maximization. दोस्तों, इस डेफिनेशन में गहरे राज छुपे हुए हैं, मैं आपके सामने उसको डिस्कस करना चाहूंगा. एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक और ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव है. सुनने में सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो एक ही होते होंगे ना, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दोस्तों, हम यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से हम चीजों को शुरू करेंगे और फिर देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में. हमें लाइफ में आखिर कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करना है. लेट अस टॉक अबाउट व्हाट्सएप. हम व्हाट्सएप की बात करते हैं. एक दो और एग्जांपल्स लूंगा मैं आपके सामने. व्हाट्सएप आप सभी यूज करते हैं, है ना. दोस्तों, जहां तक मुझे ध्यान है 2013 के आसपास मैंने पहली बार व्हाट्सएप चलाना शुरू किया था. 2013-14 के आसपास, है ना. और व्हाट्सएप ने खुद ने अपने ऑपरेशन शुरू करे थे 2010-11 के आसपास. यानी कोई बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है. जब 2013-14 में हम सभी लोग व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे थे, तो व्हाट्सएप दोस्तों उस वक्त 1 ईयर के लिए फ्री था. 1 ईयर, 1 साल के लिए फ्री था. और उसके बाद लिखा था देयर आफ्टर 1 ईयर लेटर आपको फिर हर साल का ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा 500 रुपीज. कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा हुआ था. व्हाट्सएप के केस में डाउनलोड किया था. हमने कहा जब 1 साल फ्री है तो अपन एक काम करो, अपन इतना लंबा सोचते ही नहीं है, अपन आज डाउनलोड करो, 1 साल चलाओ, उसके बाद पैसे मांगेगा तब के तब देखेंगे. सबने उसको डाउनलोड करना स्टार्ट किया. व्हाट्सएप के डाउनलोड्स इंडिया में स्टार्ट होने शुरू हो गए. जैसे दुनिया भर में हो रहे थे वैसे इंडिया में भी होने शुरू हो गए. आप मेरे फ्रेंड, मैंने आपको मैसेज लिखा हाय, उधर से आ गया एकदम मैसेज हाय, उधर से हाय. और इधर व्हाट्सएप के चैटिंग के जो फीचर्स हैं वो आपके नॉर्मल मैसेजिंग से तो काफी अच्छे ही अच्छे हैं. सबको व्हाट्सएप पसंद आने लगा. उसके अंदर हमने ग्रुप बना लिया. कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे सबने मिलकर अपना ग्रुप बना लिया. कॉलेज फैमिली का ग्रुप बन गया, पार्टी का ग्रुप बन गया. इस तरीके से सबको मजा आने लगा. और 1 साल बाद व्हाट्सएप से पॉपअप मैसेज आया कि आपका 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया है. नाउ यू हैव टू पे कितने 500 रुपीज.
लोगों ने बोला ठीक है, हम ऐसा कुछ कर तो रही नहीं थे इस पे, हम तो आपस में चैटिंग कर रहे थे जो हम नॉर्मली अदरवाइज भी कर लेंगे। अनइंस्टॉल, और उसके बाद फिर से री इंस्टॉल। 1 ईयर का फिर से सब्सक्रिप्शन मिल गया। लोगों ने बोला अब और 1 साल चलाओ। व्हाट्सएप को एक बात समझ में आ गई कि लोगों से पैसा नहीं लिया जा सकता इन चीजों का। आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि आपको 1000 रुपीज लगेंगे व्हाट्सएप चलाने के पर ईयर, आप व्हाट्सएप चलाएंगे या आप उसकी वजह उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे? आप बोलेंगे हम इंस्टा पे चैट कर लेंगे, हम फेसबुक पे चैटिंग कर लेंगे, और बहुत सारे हमारे पास तो टेलीग्राम भी है, उस वक्त वी चैट भी हुआ करता था जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है चाइना की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे चैटिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो व्हाट्सएप को समझ में आ गया वी कैन नॉट चार्ज मनी फ्रॉम पीपल। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप का रेवेन्यू साइड देखेंगे उस वक्त, तो व्हाट्सएप का रेवेन्यू साइड वाज जीरो 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 रुपीज का रेवेन्यू। हम क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं आप में से एक ने भी 1 भी रुपया व्हाट्सएप को दिया? मैंने भी कभी नहीं दिया। इनफैक्ट जितनों से मेरी बातचीत हुई किसी ने भी 1 भी रुपया व्हाट्सएप को पे नहीं करा है। व्हाट्सएप का रेवेन्यू ही जीरो है। व्हाट्सएप आपको एडवर्टीजमेंट भी शो नहीं करता है बेचारा, नहीं तो उसकी एडवर्टीजमेंट से इनकम होती है, उसका एडवर्टीजमेंट से भी रेवेन्यू जीरो है। अभी अभी थोड़ा सा उन्होंने रेवेन्यू बनाने के लिए कुछ वो पेमेंट्स एक्सेट्रा लेकर आए हैं, तो ये तो बहुत रीसेंट सी बात है, मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप का रेवेन्यू साइड वाज जीरो। पर क्या उनके एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं? सर्वर है उनका, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और आपने देखा होगा व्हाट्सएप का अप एंड रनिंग टाइम 99.9999% है, मतलब कभी व्हाट्सएप बैठता ही नहीं है, राइट? तो इतने सारे सर्वर्स, इतना स्मूथ इधर से उधर मैसेजिंग होने उसकी, दे हैव टू बियर अ लॉट ऑफ कॉस्ट, सो दे आर इनटू लॉस। 2011 में दे वर इनटू लॉस, 2012 लॉस, 13 लॉस, 14 लॉस, 2018 लॉस। देन कम्स ईयर 2019, साल 2019 आया, अगेन व्हाट्सएप इज इनटू लॉसेस। लेकिन व्हाट्सएप के डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे थे। हमारी दुनिया की आबादी 800 करोड़, 800 करोड़ पीपल आर देयर। व्हाट्सएप के 200 करोड़ डाउनलोड्स हैं। अब 800 करोड़ की आबादी में कुछ तो बच्चे ही होते हैं जिनको आप व्हाट्सएप यूजर पॉपुलेशन में काउंट नहीं कर सकते। 200 करोड़ लोगों के सेलफोन में व्हाट्सएप बैठा है। फेसबुक जैसी कंपनी को फिर डर लगा कि हमारी बादशाहत चली न जाए, यानी व्हाट्सएप जिस स्पीड से फैल रहा है उस स्पीड से बहुत दिन दूर नहीं है, 1 या 2 साल के अंदर ही हमको ओवरटेक कर लेंगे। फेसबुक के पास हालांकि पुराना कमाया हुआ पैसा बहुत सारा था। फेसबुक ने ऑफर किया व्हाट्सएप को, हम आपको खरीदना चाहते हैं 19 बिलियन डॉलर्स में। कितना? 19 बिलियन डॉलर्स। कितने होते हैं ये? बिलियन यानी 100 करोड़, तो 1900 करोड़ रुपीज नहीं, डॉलर। और 1900 करोड़ डॉलर को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे रुपीस की टर्म्स में, तो रफली वो 1,25,000 करोड़ के आसपास आता है, 1,25,000 करोड़ रुपए। उस वक्त थोड़ी सी एक्सचेंज रेट अलग थी, आज अलग है। 1,25,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ रुपए फेसबुक हैज पेड फॉर लॉस मेकिंग कंपनी व्हाट्सएप। कितने दिए? 1,25,000 करोड़। बहुत सारे रुपए होते हैं 1,25,000 करोड़ रुपए फेसबुक ने पे करे। किसके लिए? एक छोटी सी एप्लीकेशन के लिए। व्हाट्सएप ने दोस्तों जो काम किया वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं किया, उसने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर काम किया। अब आप थोड़ा सा रिवर्स में आइए, अपन वापस से पीछे आते हैं फ्लैशबैक में, और अगर व्हाट्सएप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रखता और आपसे और हम सबसे रुपीस चार्ज करता, तो क्या व्हाट्सएप के 200 करोड़ सब्सक्राइबर्स होते? 200 करोड़ नहीं होते, मुश्किल से 10 15 20 करोड़ सब्सक्राइबर होते। और अगर ऐसा होता तो कितने कमा लेता वो? 100-200 करोड़ रुपए साल भर के, 500 करोड़ रुपए साल भर के। क्या फेसबुक को डर लगता व्हाट्सएप से? नहीं लगता। क्या फेसबुक फिर 1.25 लाख करोड़ रुपए देता व्हाट्सएप के लिए? कभी नहीं देता। क्या व्हाट्सएप प्रॉफिट कमा कमा कर 1,25,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता? कभी नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस बात को समझते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ अंबानी जी, रिलायंस जियो। जियो उन्होंने किस स्टाइल से लॉन्च किया था ईयर 2016 में? फ्री, कंप्लीट फ्री। जियो उन्होंने कंप्लीटली फ्री दिया फॉर 6 मंथ्स। आप तो आइए, नाम अपना यहां पर दीजिए, आधार कार्ड दीजिए और सिम ले जाइए। सिम के कुछ चार्जेस नहीं, फ्री। इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, मैसेज फ्री, वीडियो कॉल फ्री, कॉलर ट्यून फ्री, सब कुछ फ्री। आओ बस और सिम लेकर जाओ। 2016 में दोस्तों रिलायंस जियो लॉन्च हुआ एंड एवरीथिंग वाज फ्री। मेरी आंखों देखा हाल है, और आपने भी शायद देखा होगा, सुना होगा, लाइन लगी थी।
वो जो सेंटर्स थे जहां पे सिम मिल रही थी उसके आगे लाइन लग रही थी, और हम अगर भारतीय भाषा में कहते हैं जुगाड़ चल रही थी कि यार तेरी पहचान है क्या, तो मेरी एक सिम रखवा लेना, क्योंकि 3 महीने के लिए फ्री था। और 3 महीने के लिए फ्री का उस वक्त मतलब होता था कि अगर हमारा 500 रुपीज पर मंथ लग रहा है, ओ आपको पता है या नहीं, 2016 में अगर मैंने किसी को कॉल किया है और 2 मिनट बात करी तो 2 मिनट के पैसे डिडक्ट होते थे। मैंने 5 मिनट्स बात करी तो 5 मिनट के पैसे डिडक्ट होते थे। अगर मैंने मैसेज भेजा है तो मुझे मैसेज का वाउचर अलग लेना रहता था। मुझे अगर हेलो ट्यून लगानी तो उसका वाउचर अलग लेना रहता था। इंटरनेट का वाउचर उस जमाने में 2016 में अलग से आता था, वो अलग से डलवाना पड़ता था इंटरनेट का वाउचर। यानी ये जितनी सारी कंपनीज है ना, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और उस जमाने की और कंपनीज हैं, वो कैसे लेती थी पैसा? मैसेज का पैसा दो, इंटरनेट का पैसा दो, कॉल करना है लाओ पैसा दो, कॉलर ट्यून लगाना है लाओ पैसा दो। सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए सेपरेट चार्जेस थे। अंबानी जी ने धमाकेदार एंट्री करी और उन्होंने बोला सब कुछ फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिम लेनी है, सब कुछ फ्री। लोगों ने इस वक्त पता है क्या कैलकुलेशन किया कि 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स 1500, जाके लाइन में ही तो लगना है, 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे से ही, तो 2 घंटे के 1500 रुपए अगर आपको उस वक्त मिल रहे हैं तो आप बोलोगे ठीक है, इट्स अ गुड डील। बहुत सारे लोग लाइन में लगे, सबके पास रिलायंस जियो की सिम, हर किसी के पास ड्यूअल सिम फोन तो था ही सही, सेकंड सिम सबके पास आ गई जियो की। 3 महीने तक फ्री सिम बांटने के बाद अंबानी जी ने एक और धमाका किया, उन्होंने बोला अगले 3 महीने और फ्री। तो लोग और है, लोगों को विश्वास बढ़ गया, यार बंदा क्या कर रहा है, फ्री। और 6 महीने के अंदर शुरुआत में लोगों ने डाउट किया था कि ऐसा नहीं हो कि जियो का नेटवर्क ढंग से नहीं चलता हो, कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, अच्छा। उन्होंने देखा नेटवर्क भी इनका तो ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर टेलीकॉम में 3G चला रहे थे और रिलायंस आया 4G के साथ, और उसका नेटवर्क क्योंकि नया था, इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स थे वो नए थे, तो ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के थे, तो इंटरनेट भी फास्ट चल रहा था। लोगों ने बोला यार चीज भी अच्छी और मिल भी फ्री में रही है, और 6 महीने फ्री यानी कि लगभग 3-4 हजार रुपए की तो सेविंग्स ही हो गई है। अब इसके बाद अंबानी जी ने थोड़े से पैसे चार्ज करने शुरू किए, पर तब तक ऑलरेडी वो 20 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स इंडिया में कैप्चर कर चुके थे। दोस्तों ये होती है सारी की सारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो यहां पर अंबानी जी ने जो गेम खेला वो देखिए आप क्या खेला। अंबानी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि यार आप समझते हो ना, टेलीकॉम की अगर आपको कंपनी लगानी तो हर किसी के बस की बात नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां ने पूरे देश भर में आपको नेटवर्क बिछाना है केबल्स के थ्रू, फिर टावर्स लगाने हैं आपको, टावर्स में गियर्स लगते हैं, बैंड्स लगती है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी परचेज करनी पड़ती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना कोई छोटी बात नहीं थी। इनफैक्ट वो अंबानी जी के लिए भी उस वक्त छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अंबानी जी की उस वक्त की नेटवर्क उतनी ज्यादा नहीं थी जब उन्होंने रिलायंस जियो स्टार्ट करा, 2 लाख करोड़। बट आप उसके अगर डायनामिक्स देखोगे, कैलकुलेशंस देखोगे, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसे हैं जो अंबानी जी ने बैठकर करे थे। उन्होंने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास, और 140 करोड़ में से हमारे 100 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, यानी 100 करोड़ लोग वो हैं जो कि सेलफोन अपने पास में रखते हैं या पोटेंशियली रखेंगे। और अंबानी जी ने बोला कि जब मैं कदम रखूंगा तो जो वीक प्लेयर्स है, छोटे छोटे प्लेयर्स, उनको तो मैं बाहर कर दूंगा। अभी मैं आगे एक चैप्टर आएगा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें मैं वापस से इस स्टोरी का मैं एग्जांपल लूंगा और समझाऊंगा कि कैसे अंबानी जी ने उस चैप्टर के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये जजमेंट ले लिया कि ये जो वीक प्लेयर्स है ना, वीक प्लेयर्स में मैं आपको नाम बता रहा हूँ, स्पाइस टेलीकॉम हुआ, यूनिनॉर हुआ, वीडियोकॉन हुआ, टाटा डोकोमो हुआ, इनको तो हम ऐसे उड़ा देंगे, है ना। अब बचेंगे कौन गेम में? सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर। कौन बड़े बड़े प्लेयर? एयरटेल एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको तो हम बीट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सस्टेन करेगा, सरवाइव करेगा। वोडाफोन भी सरवाइव करेगा, आइडिया भी सरवाइव करेगा। बीएसएनएल बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, उसको हम कितना भी कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट आकर उसको फंडिंग कर ही देगी और उसको सरवाइव करवाई देगी। लेकिन ये बचे हुए जो है ना, इन सबको तो हम खा जाएंगे। और अब मार्केट में बचे कितने प्लेयर्स? देयर आर 5 प्लेयर्स। इन 5 प्लेयर्स में अगर हम मार्केट शेयर देखें तो बीएसएनएल का मार्केट शेयर 0% के आसपास मान लो। बचे कितने? देयर आर 4 प्लेयर्स, रिलायंस जियो खुद, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, तो आई एम काउंटिंग देम एज इन टोटल वी विल बी 4 प्लेयर्स। अंबानी जी की प्लानिंग। और उन्होंने बोला अगर 100 करोड़ लोगों को मैं इक्वली भी डिवाइड कर लूं कि 25 करोड़ सब्सक्राइबर हमारे, 25 करोड़ एयरटेल के, 25 करोड़ वोडाफोन के और आइडिया के, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर अपने? 25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। हर सब्सक्राइबर से हम 300 रुपीज पर मंथ आगे जाकर चार्ज करेंगे, और हर कोई हंसी खुशी दे देगा क्योंकि वो उस वक्त भी दे रहा था। तो कितने? 25 करोड़ सब्सक्राइबर्स ना, मल्टीप्लाई बाय 300 रुपीज पर मंथ, यानी कितना हुआ? 7500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू।
पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 12, 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। और 90,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को वो सिर्फ किससे जनरेट कर रहे हैं? टेलीकॉम से, सेलफोन से। इसके बाद ब्रॉडबैंड की सर्विसेज अलग, टेलीविजन की सर्विसेज अलग, मीडिया में वो जो डिज्नी के साथ उन्होंने टाइप कर लिया है सब, ये तो सब पोटेंशियल वो है, मतलब ये तो और बोनांजा है, बोनस है, ये तो सारे 90,000 करोड़ रुपए सिर्फ किससे आएंगे? हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करके आएंगे। दोस्तों ये गेम उन्होंने यहां पर खेला कि शुरुआत में फ्री दो और प्रॉफिट पर फोकस मत करो, फोकस किस पर करो? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करो। अमेजॉन भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है, लॉस करो कोई बात नहीं, लेकिन अमेजॉन दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में अमेजॉन आती है, और अमेजॉन ने, जहां तक मुझे ध्यान है, कंसिस्टेंटली 20 ईयर्स तक उन्होंने लॉस किया है। फ्लिपकार्ट भी लॉस मेकिंग ही था, लेकिन फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, 70,000 करोड़ रुपीस में खरीदा था। दोस्तों ऐसी ही आज कुछ कंपनीज है जो लॉस मेकिंग है, लेकिन उनकी वर्थ बहुत है। पेटीएम इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट उसकी मार्केट वैल्यूएशन है 60,000 करोड़। प्रॉफिट आज तक कमाया 1 रुपया नहीं कमाया, पर वैल्यूएशन कितना है? 60,000 करोड़। अगर मैं इस कंपनी का प्रमोटर हूं, मैंने 1% स्टेक बेच दिया तो 600 करोड़ रुपए सीधे हो गए। अब 600 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन 600 करोड़ रुपए मैंने मार्केट वर्थ बनाकर रेस कर लिए। ऐसी काफी सारी कंपनी, जैसे फर्स्ट क्राई, आपने सुना होगा, फर्स्ट क्राई के जो स्टोर्स होते हैं ना, उसका भी शेयर लिस्टेड है, उसका वैल्यूएशन है 20,000 करोड़। इट नेवर मेड प्रॉफिट्स, उसने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस में चल रहे हैं। और बोलते कोई बात नहीं, हम तो चलने दो लॉस में, हमें तो अपने स्टोर्स ओपन करने हैं, ब्रांड नेम बनाना है, वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन सेलिंग करनी है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है। एक बार मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया ना, कोई भी आकर हमारी कंपनी 50,000 करोड़ में खरीद कर चला जाएगा, और ये हमने कमा लिया। पॉलिसी बाजार आपने नाम सुना होगा, ये सारी कंपनीज इसी कॉन्सेप्ट पर चलती, किस पर? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर। तो आप किस पे चलना चाहोगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ? बड़ी सोच रखेंगे तो किस पे चलेंगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर चलेंगे, राइट। दोस्तों यही हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है कि पैसा कहां से आए, पैसा कहां लगाए, ताकि ओवरऑल हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, राइट। और इसी चीज के इर्द गिर्द हमारा पूरा का पूरा सिलेबस घूमता है। एक बार मैं आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करता हूं, और फिर ये बताऊंगा कि हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच को किस तरीके से पढ़ेंगे, और फिर पढ़ने की भी शुरुआत कर देंगे। दोस्तों जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पर घूमता है। बैलेंस शीट आपने देखी होगी, बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है वो क्या होती है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स कहां से लाएं। और बैलेंस शीट की एसेट साइड क्या होती है? डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, राइट। यहां पर दोस्तों हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड्स और एसेट साइड से अपने आप को वाकिफ करते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज और एसेट साइड, इससे रिलेटेड ही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से रिलेटेड चैप्टर्स, जिसमें कि हमें सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना होगा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी हम कहां कहां किन किन सोर्सेज से पैसा रेस कर सकते हैं, राइट। दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। जब हम कैपिटल रेज करेंगे तो फ्री में तो कोई पैसा देता नहीं, वी हैव टू ऑफर देम सम रिटर्न्स, कुछ तो देना पड़ेगा हमें। जैसे हमने डेट लिया तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, इक्विटी से पैसा लिया तो हमें उसे डिविडेंड देना पड़ेगा। हाउ मच इज द कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कंपनी ने इक्विटी इशू कर दिया, कभी कंपनी ने डेट इशू कर दिया, कभी कंपनी ने प्रेफरेंस इशू कर दिया, कभी कंपनी ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, कभी कंपनी फॉरेन से लोन लेकर आ गई। क्या कभी सोचा है कि कंपनी डिसाइड कैसे करती होगी कि कब कैसे पैसा रेज करना है? इक्विटी से पैसा रेज करें या फिर डेट से पैसा रेज करें? सोचती तो होगी कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, कि यार इक्विटी से पैसा रेज करें या डेट से करें। अभी जजमेंट कैसे लेते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों एक और चैप्टर आएगा इसी से रिलेटेड, एंड दैट इज लेवरेजेस, ठीक है। सो दिस आर 4 चैप्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर इज थ्योरी, बचे हुए 3 चैप्टर्स प्रैक्टिकल है। दोस्तों एक बार पैसा आ गया, अब क्या करेंगे? एक बार पैसा आ गया, अब पैसे को लगाने की सोचेंगे कि पैसे कहां लगाएं। अच्छा, अंबानी जी ने जब टेलीकॉम में पैसा लगाया होगा तो क्या उनके पास सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस में ही पैसा लगाने का ऑप्शन था, या बहुत सारे ऑप्शन थे? बहुत सारे ऑप्शन, मैं बताता हूं ना। अंबानी जी चाहते तो होटल का बिजनेस डाल लेते, भाई टाटा का होटल का बिजनेस चल ही रहा है ना, ये जो ताज होटल से टाटा ग्रुप की है। आईटीसी का भी, आईटीसी नाम की कंपनी, उनका भी होटल का बिजनेस चल रहा है ना। तो अंबानी जी होटल का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? कर सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, रखो। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल्स अपने सामने रखे, और उसमें उन्होंने हाथ किस पे रखा? टेलीकॉम पे। अब 10 साल बाद
ठीक 10 साल हुए दोस्तों। 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था और अभी हम 2025-26 की बात कर रहे हैं। आज पीछे मुड़कर देखें तो लगता है अंबानी जी की क्या सोच रही होगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही है। आज से 10 साल पहले कैश में पेमेंट होता था, कैश लेन देन होता था। अगर आप पानी पूरी खाने जा रहे थे तो आप 10 रुपए का नोट देते थे, 20 रुपए का नोट देते थे। आज आप क्या करते हो, स्कैन करा और पेमेंट कर दिया। पहले बैंक में कैश जमा करने निकालने, पासबुक में एंट्री करने, चेक जमा करने, डीडी बनाने जाते थे। आज की तारीख में सारा काम ऑनलाइन है। पहले दोस्तों बैंक अकाउंट खुलवाने जाना पड़ता था, आज की तारीख में सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है। मैंने जब मेरी लाइफ का सबसे पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया था, एंड दैट वाज बैक इन ईयर 2003 में मैंने मेरा पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया था। तब 50 पन्ने साइन करे थे मैंने, 50 पन्ने साइन करे, मेरी साइन भी बड़ी है। तब मुझे एहसास हुआ छोटी साइन रखनी चाहिए, 50 पन्ने साइन करके थक गया मैं। आज की तारीख में अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको पता होगा कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन है, ओटीपी के थ्रू होता है काम। और ये सारे ओटीपी, सारा ऑनलाइन, सब चल किस पर रहा है, इसका बेस क्या है, टेलीकॉम। देश की अगर 3 टेलीकॉम कंपनीज आपस में हाथ मिला ले और बोल दे यार आज काम करने का मन नहीं, आज नेटवर्क बंद कर दो, सो जाओ, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बोलो आप किसी को कॉल कर पाओगे, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख पाओगे, आप इंस्टा पर किसी से बात कर पाओगे, आप नेट बैंकिंग कर पाओगे क्या, एक भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, पूरा ठप, खत्म, सारा डिजिटाइजेशन खत्म। यानी 3 ऐसी कंपनीज हैं देश में जो कि जितने भी सारे इनोवेशंस हैं, जैसे कि आपके सेलफोन में अगर ओला उबर की एप्लीकेशन है तो चल किस पर रही है, इन्हीं लोगों के नेटवर्क पर। अगर आप जोमेटो चला रहे हो या फिर स्विगी चला रहे हो, चल किसके नेटवर्क पर है सब। बैंक्स की सारी एप्लीकेशन किस पर चल रही है, व्हाट्सएप किस पर चल रहा है, सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन है, वही है। तो अंबानी जी ने ये चीज 10 साल पहले देख ली और उन्होंने बोला ये होटल का धंधा तो कोई भी कर लेगा। छोटी सी जमीन खरीदी, 10-20 हजार स्क्वायर फीट, 1-2 एकड़ जमीन खरीदी और होटल लगा ली, 1-2 हजार करोड़ में लग जाएगी होटल। ऐसा धंधा करूंगा जो फ्यूचरिस्टिक होगा और इतना लमसम पैसा लगे उसमें कि कोई दूसरा लगा ही नहीं पाए। फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस, टेलीकॉम, और इतना पैसा लगा 2 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हर किसी के बस की बात नहीं, और आज भी हिंदुस्तान में और कोई उनके सामने नहीं है जो 2 लाख करोड़ का वन शॉट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिट कर दे। तो उन्होंने बोला ऐसा धंधा करो जहां पर अपनी धाक रहे। दोस्तों ये इस तरीके के डिसीजंस हम लेना सीखते हैं और वो होता है हमारा चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि किस तरीके से हम प्रपोजल्स का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर ये अपना लाइबिलिटीज और एसेट साइड से रिलेटेड चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। उस तरफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बाकी है। वैसे आपने 11th-12th में रेशियोज में पढ़ा होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी कि वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए वो हम सीखते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और ये होता है हमारा 6th चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बिजनेस बना लिया, फैक्ट्री लगा ली, प्लांट मशीनरी लगा लिया, लेकिन बिजनेस को चलाना, डे टू डे बेसिस पर कैश की रिक्वायरमेंट को मीट करना, ये भी बिजनेसमैन के लिए चैलेंज होता है। आप में से जिनका बिजनेस बैकग्राउंड होगा ना, उनको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि हाँ यार, पापा कई बार बोलते हैं कि यार वो रोटेशन बन जाए, या पापा कई बार बोलते हैं यार अभी कैश की थोड़ी सी तंगी चल रही है। नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है अपनी, लेकिन कैश की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर वो कहीं ना कहीं से पैसा टेम्पररी लेकर आते हैं सीजन पीरियड के लिए, एक बार सीजन ओवर हुआ, वसूली हुई, दे दिया, राइट। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ये हर लेवल पर होता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पर, राइट दोस्तों। फिर इसके बाद एक और चैप्टर आता है, अपनी पूरी बैलेंस शीट हमने देख ली है। अब जब ईयर एंड पर हमने कुछ पैसा कमाया तो दोस्तों उन पैसों से रिलेटेड डिविडेंड डिसीजंस, मान लीजिए एक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपीस कमाए, तो अब इन 1000 करोड़ रुपीस का करें क्या, क्या पूरा का पूरा बांट दे शेयर होल्डर्स को? डजंट साउंड लाइक अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर आपने पूरा अमाउंट बांट दिया तो फिर आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? कॉम्पिटिटर तो प्रोग्रेस कर लेगा, पूरा पैसा रख ले, शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कितना रखना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगेन द ऑब्जेक्टिव इज सेम, ओवरऑल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोस्तों इसके बाद ये कंपटीशन का जमाना है और हमें टक्कर लेनी है। जैसे कि आपने भी सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ाई करी होगी, तो आपने अपने फ्रेंड से जरूर फोन कॉल पर कंपेयर किया होगा, भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया। और जैसे ही भाई ने बोला यार मैंने लॉ के आज 3 चैप्टर पढ़ लिए, हमने देखा मेरा तो एक ही चैप्टर हुआ, फिर आता है नया जोश, अब मैं भी पढ़ूंगा। सो दोस्तों हमेशा हमें अपने आप को दूसरे से कंपेयर
करना है। साधु महात्माओं की बात अलग है जो कहते हैं कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो, ये जीवन भी जिएंगे लेकिन 50 साल की उम्र के बाद। 50 साल तक तो अपने को अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना है, कॉम्पिटिटिव बनना है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों मैं मेरी कंपनी को मेरे कॉम्पिटिटर की कंपनी से कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा? बाय कैलकुलेटिंग रेशियोज। मेरे भी रेशियोज कैलकुलेट करूंगा कि मेरा प्रॉफिट रेशियो कितना है, कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट रेशियो कितना है। मैं मेरे टर्नओवर रेशियोज, आपने शायद कभी सुना होगा है ना, टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज, मेरा कितना है उसका कितना है, राइट। और इस तरीके से कंपेयर करके हम कॉम्पिटिटर कहां पर हमसे ज्यादा बेहतर है वो चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर हम उन चीजों पर काम कर पाएंगे। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियोज एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियोज एनालिसिस। ये दोस्तों हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। और अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, ये 50 नंबर का सिलेबस है ना। इसमें आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट साइड, कॉर्पोरेट साइड यानी कंपनीज कि कंपनी किस तरीके से पैसा रेज करती है, किस तरीके से पैसा लगाती है, डिविडेंड डिसीजन कैसे लेती है, रेशियोज कैसे करती है, ये हो गई कंपनीज की साइड। सीए फाइनल में हम पढ़ेंगे 100 नंबर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वो होगा इन्वेस्टर की साइड से, वो पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट के एंगल से होगा। आप इमेजिन करो मैं हूं एक कंपनी और मैं इस बैलेंस शीट को लेकर खड़ा हूं। ऐसी 1000 कंपनीज है और 1000 कंपनीज की अपनी बैलेंस शीट, अपने P&L अकाउंट, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और बाहर खड़ा है एक इन्वेस्टर जिसकी जेब में है पैसा और वो पैसा लगाना चाह रहा है। कहां लगाए वो पैसा? ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कहां सीखते हैं? सीए फाइनल में सीखते हैं। तो सर पहले वो रख देते इंटर में? नहीं, वो जो इन्वेस्टर है वो हर कंपनी के अंदर झांक कर देखेगा, इस कंपनी का अच्छा बैलेंस शीट ऐसा है, P&L, ओ इस कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा है, P&L ऐसा, इस कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत है, प्रॉफिट भी अच्छा है, कैश फ्लो भी अच्छा है, इस पे दाव लगाओ। तो दोस्तों पहले हमें कंपनी की इंटरनल वर्किंग समझनी पड़ेगी, इंटरनल वर्किंग कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करती है, उसके बाद हम बाहर जाएंगे, इन्वेस्टर बनेंगे और पैसा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द होल गेम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों जहां तक कवरेज की बात है तो हमारे जो नोट्स है उसमें 100% स्टडी मटेरियल का वर्ड है ना। हमारे जो नोट्स है जब मैं कहता हूं तो हमारी 2 किताबें हैं दोस्तों, जिसमें से एक आप कैसे पढ़ने में आएगा, FM चैंपियंस बुक है ना, इसकी भी मैं तारीफ करूंगा 1 मिनट बाद, और ये एक और है दिस इज FM प्रैक्टिस बुक है ना। ये मैंने 2 किताब बनाई है और इसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले मैं बता देता हूं कि हमारी किताबों में कवर्ड क्या क्या है, ठीक है। स्टडी मटेरियल 100% कवर्ड है। प्रैक्टिस मैनुअल नाम की एक चीज हुआ करती थी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मटेरियल में नहीं है, वो मैंने कवर कर रखे हैं, आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। पास्ट एग्जाम पेपर्स, फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस, कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि अभी तक आईसीआई ने टच नहीं करे हैं, बट विथ माय एक्सपीरियंस आई नो कि ये सूनर और लेटर ये चीज आ सकती है एग्जाम में सरप्राइज बनकर। तो ऐसे एस्पेक्ट्स भी मैंने यहाँ पर टच कर रखे हैं जहां पर उन्होंने टेस्ट तो नहीं करा है, हमारे सिलेबस में है वो, पर उससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन आईसीआई के डेटा बैंक में नहीं है। ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो कि हमने कवर कर रखी है, राइट। आरटीपीस, सप्लीमेंट्री मटेरियल समय समय पर आईसीआई इशू करता रहता है, कभी उनकी वेबसाइट के थ्रू, कभी स्टूडेंट्स न्यूज़लेटर के थ्रू, तो उसके अंदर अगर कोई काम की चीजें पॉइंट आती है तो वो अपने नोट्स के अंदर कवर्ड है। और अदर फेमस ऑथर बुक्स, दोस्तों देखा जाए तो आईसीआई के मेनली हमें यहाँ पर जितने भी सारे के सारे सोर्सेस कवर करने रहते हैं वो सारे के सारे कवर्ड है, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट पेपर्स है ना। पास एग्जाम पेपर्स में मॉक टेस्ट पेपर्स भी आ गए, ठीक है। अपने नोट्स को ही सिर्फ कर लेना ये 100% है अपने आप में, it is more than enough, it is not just enough, it is more than enough। सिर्फ इन 2 किताबों को कर लेना is more than enough। सर कैसे? आप स्टडी मटेरियल कर लो, ये उससे ऊपर है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में सिर्फ स्टडी मटेरियल है। कई सारे आरटीपीस के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं होते, मॉक टेस्ट पेपर के नहीं होते, एग्जाम के नहीं होते हैं, वो इस नोट्स के अंदर है। इस नोट्स के अंदर आईसीआई के सारे सोर्सेस पहले से ही हैं, प्लस फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं। दोस्तों हमारी जो किताबें है ना, मैंने पहले ना एक ही किताब बनाई थी, पर जब स्टूडेंट्स ये इंटरमीडिएट की एग्जाम देता है तो वैसे ही छठा पेपर है, सबसे लास्ट पेपर है, तो वो एग्जॉस्ट तो वहां तक जाते जाते हो ही जाता है, मतलब आखिरी पेपर में है ना। पढ़ने की एफिशिएंसी वैसे ही कम बचती है। फिर पता चलता है अकेला एफएम नहीं है, 50 नंबर के लिए एसएम भी तो पढ़ना है, एसएम के भी तो 5 चैप्टर पढ़ने, उसको भी तो टाइम देना है, उसको तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो थ्योरी है। उसको नहीं पढ़ा तो 15 दिन पुराना पढ़ा हुआ तो लिख ही नहीं पाएंगे ना एग्जाम में, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम 10-12 घंटे। तो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिवाइज करने के लिए समय काफी कम बचता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी किताबों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें
एक किताब में है लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, यानी ये वो क्वेश्चंस है जो आपको आखिरी दिन रिवाइज करना है, और सेकंड बुक में है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉमन क्वेश्चंस एक भी नहीं दोनों किताबों में, दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस है, बट व्हाट आई डिड इज कि पर्टिकुलर चैप्टर में इफ देयर आर 50 क्वेश्चंस, तो मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया कि इनमें से कौन से की क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि स्टूडेंट को लास्ट रिवाइज करके जाने चाहिए, जिनके आने की प्रोबेबिलिटीज भी हाई है, उनको मैंने रखा है यहां पर चैंपियंस बुक में, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जो मुझे लगता है रूटीन नेचर के, एक आध दो बार कर लिए काफी है, अब इसको बार बार करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट आखिरी दिन तो करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको मैंने किसके अंदर रखा है, प्रैक्टिस बुक के अंदर। हम जब पढ़ेंगे तो हम कौन सी बुक पढ़ेंगे, दोनों बुक पढ़ेंगे, हम चैंपियंस भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी, यानी हम 100% ऑफ द क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन आपका काम कैसे आसान हो गया, नाउ यू नो कि अगर मेरे पास समय कम है तो मुझे कौन सी किताब करनी है, या फिर आखिरी दिन तो आपको करना ही सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, चैंपियंस बुक। तो मैंने क्या कर रखा है, जो 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस में से मैंने की क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे हुए चैंपियंस बुक के अंदर डाल दिए। एक और अच्छा काम करा मैंने, वो ये करा, अब ऐसा मत समझना मैं तारीफ कर रहा हूं, मैंने आपके लिए करा है। एक और अच्छा काम मैंने क्या किया बताया, मैंने क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जहां जहां पॉसिबल था, क्वेश्चंस को मैंने मर्ज कर दिया जहां जहां पॉसिबल था। प्रैक्टिस बुक में नहीं करा है, किसके अंदर कर दिया, चैंपियंस बुक के अंदर। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर में, और अगर मैं उसमें से 20 क्वेश्चन चैंपियन के अंदर रखता हूं, तो ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और उनमें से अगर मैं 20 क्वेश्चंस लेता गया तो आखिरी दिन इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आप तब भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आई डिड इन चैंपियंस बुक इज कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस की फैमिली बनाई, ग्रुप बनाई, जो कि सेम ब्लड ग्रुप के थे क्वेश्चन, कि यार ये भी उसके जैसा है, ये भी उसके जैसा है, ये भी उसके जैसा है, बस इसमें एक पॉइंट यूनिक है, इसमें एक पॉइंट यूनिक है, इसमें एक पॉइंट यूनिक है। तो मैंने क्या करा, उसमें से एक क्वेश्चन को बेस बनाया, और बाकी जो दो क्वेश्चन थे जो सिमिलर थे बट एक दो पॉइंट यूनिक थे, उनके पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन के अंदर डाल दिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा आपका, आखिरी दिन आपको 3 क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना है, सिंगल क्वेश्चन रिवाइज करने से आपके तीनों रिवाइज हो जाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, वो जो इंडिविजुअल क्वेश्चन थे वो मैंने कहां पर रिटेन करे हुए, प्रैक्टिस बुक के अंदर मैंने रिटेन करे हुए हैं। दैट तो आपको इंडिविजुअली भी करने को मिलेगा, लेकिन बाद में आपका रिवीजन का काम किससे इजी हो जाएगा, चैंपियंस बुक से इजी हो जाएगा। कहीं पर मैंने 2 क्वेश्चन मर्ज करे, कहीं पर 3 क्वेश्चन, कहीं पर 4 क्वेश्चन, कहीं पर 5 क्वेश्चन भी मैंने मर्ज करे हुए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों कि सीए में पास और फेल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, बहुत बड़ा फासला ही नहीं होता है। इंटरमीडिएट में आपके जो सीनियर्स होंगे जो पास हुए होंगे, तो देखना वो कैसे पास हुए होंगे कि उनको चाहिए थे मान लो 600 में से 300, तो पास हुए 310 पर, 312 पर, 315 पर, 320 पर, 325 पर। जो फेल हुआ वो कैसे हुआ, 280 आए, 290 आए, 295 आए, 270 आए, है ना। कोई भी बड़े मार्जिन से पास या फेल नहीं होता है सीए में, यानी आपने तो खैर वो पढ़ रखा है मीन मीडियन मोड, तो मैक्सिमम जो बल्क ऑफ द पीपल है जो पास या फेल में आते हैं वो इधर आते हैं। आपने वो बेल शेप्ड कर्व पढ़ा होगा ना, बेल शेप्ड कर्व, वो प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा होगा ना अपने सीए फाउंडेशन में, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहां आते हैं, वो 300 के आसपास आते हैं। अब जो 300 से उस तरफ निकल गया वो पास, और इस तरफ रह गया वो फेल। 295 is fail, 305 is pass. How much is the difference? Just 10 marks. और आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा सीए फाउंडेशन में कि यार एग्जाम हॉल से बाहर निकले होंगे और आपने पेपर देखो, अरे यार ये था क्या, ध्यान ही नहीं रहा, गए नंबर, 6 नंबर हटा ले। हुआ होगा ऐसा, किसी न किसी पेपर में हुआ ही होगा, होता ही, राइट। दोस्तों इसको मैं कहता हूं कॉमन मिस्टेक्स। क्या कहता हूं मैं, कॉमन मिस्टेक्स, कि ये वाली गलती ना बच्चे लोग आमतौर पर कर ही देते हैं। मालूम ही रहता है मुझे कि यार तुम यहाँ पे ये गलती करोगे, देखना तुम यहाँ पर ही गलती करोगे। आमतौर पर जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, मुझे मालूम रहती है कि कहाँ गलती होती है एग्जाम में। यार ये ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं भी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो लोग क्या सोचकर पेपर बनाते हैं और कहाँ उलझाना चाहते हैं हर क्वेश्चन का। अपने को तो पूरा 360 डिग्री डायग्नोसिस मालूम है, तो अपने को मालूम है कि यहाँ उलझाएगा, यहाँ उलझाएगा, यहाँ उलझाएगा। मैंने आपके लिए पता है क्या किया, वो कहाँ कहाँ उलझाएगा उसकी लिस्ट ही बनाकर आपके नोट्स में दे दी। किसके अंदर, इस चैंपियन बुक के अंदर। और उसको मैंने नाम दिया क्वेश्चन नोट्स। क्या नाम दिया, क्वेश्चन नोट्स, ध्यान रहे। और क्वेश्चन नोट्स के अंदर लिख दिया है कि ध्यान रहे क्वेश्चन में ये गलती ना करें, ध्यान रहे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे तो ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन नोट्स पूरे प्री प्रिंटेड यहां पर दे दिए हैं। इसको आखिरी दिन पढ़कर जाना पड़ेगा ताकि आपको ध्यान रहे कि यार ये सारे पोटेंशियल एरर्स है और मुझे नहीं करना है। ऐसा करने से अगर मैंने आपके 5 नंबर भी बचा लिए, 5 मार्क्स भी मैंने बचा लिए,
एंड आई एम अज्यूमिंग कि 5 मार्क्स में इधर एफएम में बचाऊंगा, 5 या 8 मार्क्स में इधर कॉस्टिंग में बचाऊंगा। इसी स्टाइल से अगर आप जाएंगे तो 5-7 नंबर अगर आप अकाउंट्स में बचा लेंगे तो बस हो गए अपने तो 15-20 नंबर, और यही पास और फेल का फासला होता है। तो हमें कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और आपकी जितनी पोटेंशियल कॉमन मिस्टेक्स है वो सब मैंने इस किताब के अंदर लिखी हुई है। 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मैंने चैंपियन बुक के अंदर लिखे हुए। मैंने चैंपियन बुक आपको आखिरी दिन रिवाइज करनी, क्योंकि इसके अंदर 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चन नोट्स है, कहां पर ध्यान रखना है, और लास्ट रिवीजन के क्वेश्चंस है, वो भी मर्ज्ड स्टाइल में, ताकि एक ही क्वेश्चन रिवाइज करके 3-3 4-4 क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, या जो की क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखे हैं। मैंने हर बार मर्जिंग नहीं करी, जहां पॉसिबल है वहां पर ही मर्जिंग करी है, जहां पर नहीं पॉसिबल है अपने आप में ही वो क्वेश्चन इतना शानदार है तो मैंने उसको इंडिविजुअली भी रखा हुआ है, राइट। तो दोस्तों दिस इज हाउ योर नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये सारे मटेरियल के साथ साथ, है ना। अब जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी कि सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बनवाऊंगा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के, फिर उसके बाद मैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लूंगा। वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल इधर ही है, चैंपियन बुक के अंदर ही है, कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक ही ऐसा एग्जाम्पल होगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल से हो सकता है 7-7 8-8 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, 10-10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कवर हो जाए एक ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से, एंड हेंस द नेम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, राइट। दोस्तों इतना पढ़ाने के बाद, यानी एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद अब मेरा काम कम रहता है और मैं आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा करता हूं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अब जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पुल अप करूंगा, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व देम। यानी मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो ये नहीं रहेगी कि चलो बच्चों क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना इसमें ऐसा है इसलिए ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन करते वक्त मेरे बताने का काम ना के बराबर रहेगा। मैं उसके पहले ही ऑलरेडी आपको सब कुछ विथ एग्जांपल्स एंड विथ कॉन्सेप्ट समझा चुका हूंगा, और जब तक मैं समझा रहा हूँ ना कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, तब तक मैंने आईसीआई का तो क्वेश्चन भी टच नहीं करा होगा, बट मेरे एग्जांपल से मैं आपको इतना समझा दूंगा, नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द आईसीआई क्वेश्चन, राइट दोस्तों। और ये जो आपकी प्रॉब्लम थी वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लास्ट रिवीजन, वी हैव गॉट दैट इन द बुक। कॉमन पिटफॉल्स, वी हैव गॉट दैट इन द बुक। इन एडवांस लेवल क्वेश्चंस जैसा मैं फ्यूचरिस्टिक आपको बताता हूं वो भी हमारी किताबों में है, राइट। हमारी 2 किताबें रहेंगी, कॉन्सेप्ट बुक रहेंगी, एक सॉल्यूशंस कॉपी रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट बुक आपके पास है ही सही, जो आपको ओनली कॉपी क्लास के अंदर मेंटेन करनी, दैट वुड बी अ सॉल्यूशन कॉपी, राइट। दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ द बैच कितना रहेगा, क्योंकि ये एफएम की एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो इसमें 30 लेक्चर्स इनटू 3 आवर्स रहेगा। अगर मैं रेगुलर बैच पढ़ाता हूं तो उसमें रफली 40 to 45 लेक्चर्स के आसपास जाता है ना। अब आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि सर ये डिफरेंस आखिर कैसे आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या सिमिलैरिटीज है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। जो 2 किताबें मैं यहां यूज कर रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, यही सेम 2 किताबें मैं रेगुलर बैच में यूज करता हूं। तो आपको एक तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस ही बन गया कि आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि 100% जो मटेरियल रेगुलर का है वही मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड का है। देयर इज नो सेपरेट मटेरियल, तो मटेरियल तो सेम हो गया, है ना। तो सर फिर कैसे आप कम समय में करवाएंगे? क्वेश्चन लगता है आप छुड़वा, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा। यानी 100% ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं रेगुलर बैच में करवाता हूं ना, वही 100% ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करवाऊंगा। सर फिर कॉन्सेप्ट 1-2 कम कर, कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर अवॉइड नहीं करूंगा, 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा। यानी जो मैंने रेगुलर बैच में कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, लॉजिक समझाया ना, वो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। तो सर फिर कैसे, मतलब हाउ कम यू आर एबल टू कवर एवरीथिंग इन लेस देन द रेगुलर बैच ड्यूरेशन? दोस्तों सिर्फ एक ही जगह पर है जो मैं अपना समय बचाने की कोशिश करूंगा, और वो है क्वेश्चन को लिखकर करवाने में। रेगुलर बैच में अगर मैं 10 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस लिखकर करवाता हूं, और बचे हुए क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूं, समझाता हूं, कैलकुलेटर पर आंसर ले आते हैं, प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं, वैसा करते हैं, है ना। 10 में से 5 क्वेश्चन लिखकर होते हैं, 5 क्वेश्चन कैलकुलेटर पर होते हैं। ये होता है रेगुलर बैच का रेशियो। एग्जाम ओरिएंटेड में ये जो रेशियो रहेगा ये हो जाएगा 2:8, यानी रफली 10 में से मैं 1 या 2 क्वेश्चन लिखकर करवाऊंगा, बचे हुए 8 क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर पर करवाऊंगा। सर हवा में उड़ा दे, नहीं, कैसा ब्लेम कर रहे हो? दोस्तों हम सारा क्वेश्चन पूरा ईमानदारी से पढ़ेंगे, समझेंगे भी पूरा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं वो वाला क्वेश्चन आपको लिखकर करवाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अकेले के प्रेजेंटेशन से बाकी 2-4 क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन तो यूं ही कवर हो जाएंगे, राइट। और अगर आप इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच को रेगुलर बैच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में। कैसे कर सकते हैं? मैं करवा तो सभी रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बस मैंने सिर्फ क्या करा है, 10 में से 2 तो मैंने ही लिखकर करवा दिए, बचे हुए 8 क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ूंगा,
पूरा समझाऊंगा, कैलकुलेटर पर हम उसका आंसर निकालेंगे स्क्रीन पर, मैं उसका प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका प्रेजेंटेशन आपके सामने फ्लैश भी कर दूंगा स्क्रीन पर कि देखो ये रहा प्रेजेंटेशन, नाउ वेरी कंफर्टेबल। हाँ, अब अगर आप चाहो तो अब आप उस क्वेश्चन को खुद से लिखकर कर लो, समझा दो सब कुछ मैंने दिया, सिर्फ लिखने की फॉर्मेलिटी आपकी तरफ से बाकी रहती है, राइट। तो इफ यू विश टू कन्वर्ट दिस एग्जाम ओरिएंटेड बैच इनटू अ रेगुलर बैच, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू सॉल्व दोस 8 क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। मतलब मैंने करवा दी, सिर्फ लिखना है, सॉल्व मैंने वर्ड गलत, जस्ट राइट द सॉल्यूशंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। और आपको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी जो किताबें हैं वो 100% सॉल्व है, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व है। लेकिन एक फिर भी खुद से करना रहता है ना, तो आपको जहां जहां लगे यार ये वाला क्वेश्चन सर ने नहीं लिखवाया पर मैं कर लूंगा, तो वो आप लिखकर कर लेना, है ना। मैं मेरी तरफ से वो तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा जहां पर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगा बस ओनली डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बैच एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच। रेगुलर बैच में कभी कभी मैं बहुत ज्यादा रियल लाइफ की भी बात करता हूँ, रियल लाइफ के इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करता हूँ, राइट। वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम करूंगा, कभी वहां पर स्टोरी भी सुना देता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, वो हमें एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जरूरत नहीं, मतलब उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, जस्ट टू बिल्ड योर मोर कॉन्सेप्ट, थोड़े और कॉन्सेप्ट बन जाए फाइनेंस के, उसके लिए मैं कभी कभी वो सुनाता हूँ। हम उस चीज को जितना पॉसिबल होगा कवर करेंगे, जहां लगेगा कि यार जरूरत नहीं है तो इररिलेवेंट स्टोरी उसको अपन छोड़ देंगे, है ना दोस्तों। तो ये था हमारा यहाँ पर एक ओरिएंटेशन जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन विद द सब्जेक्ट दोस्तों। इसमें अब हम हमारा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं लिवरेज। लेकिन एक मिनट, मैं आपको लिवरेज चैप्टर पढ़ाऊं उससे पहले मुझे कुछ ऐसे बेसिक्स आपको पढ़ाने पड़ेंगे, बेसिक्स जो अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स काम में आएंगे। तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द बेसिक्स। ओके दोस्तों, ये है वो 7 चैप्टर्स यहां पर लिखे हुए हैं, बट देयर आर इन टोटल 8 चैप्टर्स। वन ऑफ द चैप्टर इज थ्योरी चैप्टर, है ना। और ये इनके मार्क्स का वेटेज है जो कि मैंने पास्ट ट्रेंड का एनालिसिस करके दिया हुआ है। यहाँ पर एनालिसिस में कोई बहुत खास चीज नहीं है क्योंकि आपकी पारखी नजरें देख पा रही है कि मिनिमम वेटेज हर चैप्टर का 5 मार्क्स है और मैक्सिमम वेटेज हर चैप्टर का 10 मार्क्स, यानी हर चैप्टर रफली 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10 के बीच में आता है। यानी कुल मिलाकर बात ये कि करके हमें सारे ही चैप्टर्स जाने, और वैसे भी एफएम एसएम का जो पेपर है वो निकलता एफएम के भरोसे ही है, तो इसलिए यहां पर तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो लेट्स बिगिन विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कहां पर मिलेंगे, हमारी चैंपियंस बुक में मिलेंगे। और ये जो मैंने आपके सामने ओपन करके रखी है चैंपियंस बुक की ही पीडीएफ है जो मैंने आपके सामने ओपन करके रखी है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक इनकम स्टेटमेंट, है ना। हम यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख रहे हैं और ये फॉर्मेट पूरे एफएम में हर चैप्टर में यूज आएगा, राइट। और ये फॉर्मेट मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे जानते हैं इस फॉर्मेट को। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से होती है, सेल्स से, है ना। और सेल्स के अगेंस्ट हम कॉस्ट को माइनस करते हैं। आपको पता होगा कि बेसिकली 2 तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। हम इस कोचिंग क्लास के अंदर बैठे हैं दोस्तों, है ना। इस कोचिंग क्लास के अंदर कॉस्ट क्या क्या लगती होगी जरा बताइए सर। एक तो रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगता है, ये जो आप हमें किताबें बार बार दिखा रहे हैं जिनकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो इन बुक की प्रिंटिंग की भी कॉस्ट लगती होगी, बुक की डिजाइनिंग की भी कॉस्ट लगती होगी। सर फर्नीचर भी यहाँ पर लग रहा है, फर्नीचर का भी डेप्रीसिएशन होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, इक्विपमेंट्स भी है, जैसे कि कंप्यूटर रखा हुआ है सामने, कैमरा रखा है सामने, मेरे पास इधर आईपैड है, इधर सामने प्रोजेक्टर है, उधर प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, तो ये सारा है, लाइट्स है ना, ये सारा स्टाफ है, सैलरीज है, दिस आर द वेरियस कॉस्ट दैट अ कोचिंग क्लास नीड्स टू इनकर। दोस्तों, अब ये जो हॉल है ना, इस हॉल की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स। अब अगर 5 स्टूडेंट्स ही आए मान, तो क्या मैं मेरे लैंडलॉर्ड को कॉल करके बोल सकता हूँ कि सर वो बैच शुरू करी, सिर्फ 5 ही बच्चे हैं तो इस बार थोड़ा रेंट में देख लेना ना, आप मुझसे 1 लाख रुपए महीना लेते हो, एक काम करना है इस बार 5,000 में ही मान जाना। क्या वो मान जाएंगे? नहीं। 10,000 में मान जाएंगे? नहीं। रेंट इज फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। उनका पता है क्या कहना पड़ेगा, सर आप बैच ही मत पढ़ाओ, एक भी बच्चा नहीं आए, मुझे तो मेरा रेंट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कॉस्ट जो कि सेम लगती है, हमें सेम पे करनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, मुझे तो कांस्टेंट अमाउंट पे करना है। दिस कॉस्ट आर कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। अब आप बताइए कि इस कोचिंग क्लास में कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स हुई मेरे लिए। सर एक तो रेंट ही हो गया, दूसरा सैलरी ऑफ द स्टाफ,
वो भी सेम पे करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। स्टाफ का सैलरी भी मोर और लेस फिक्स हो गया है, राइट। और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी मोर और लेस फिक्स ही होता है, क्योंकि वो तो जो लगना है लगभग मोर और लेस वो लगता ही लगता है ना। यानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, classroom electricity. So classroom electricity would be variable for me, but office electricity is kind of fixed for me, irrespective of number of students, right? Yeah, depreciation है ना, और depreciation साथ में, जैसे कि ये जो मेरे पास आईपैड है, जो सामने कैमरा है, मैं उसको यूज करूं चाहे ना करूं, वो समय के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज करता ही जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सो डेप्रिसिएशन इज मोर और लेस अ फिक्स कॉस्ट, जनरली इट इज अ फिक्स कॉस्ट। सो देयर आर फिक्स कॉस्ट इनकर्ड while running any organization। कौन सी कॉस्ट वेरिएबल होंगी? बुक प्रिंटिंग की कॉस्ट मेरे लिए वेरिएबल होगी, बिकॉज अगर 500 बच्चे एनरोल करते हैं तो मुझे 500 किताबें छपवानी है, 5000 बच्चे एनरोल करते हैं तो मुझे 5000 किताबें छपवानी है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, बुक प्रिंटिंग की जो कॉस्ट होगी वो मेरे लिए वेरिएबल है। एज मेनी आर द स्टूडेंट्स दैट मच एक्सपेंसेस आई नीड टू इनकर। अच्छा, वो स्टूडेंट जो वीडियो पर क्लासेस देखते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर कोई मेरे खुद का तो है नहीं, वो तो थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्या करती है, हमसे पर स्टूडेंट चार्जेस लेती है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देयर सॉफ्टवेयर। वो किससे कितना लेंगे, वो फिक्स तो ले नहीं सकते, क्योंकि कुछ फैकल्टीज के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पर सीरियल की बोलते हैं ना आप उसको, पर सीरियल की, पर एक्टिवेशन की वो चार्जेस लेते हैं। सो एक्टिवेशन की कॉस्ट मेरे लिए क्या होगी, अगेन वेरिएबल होगी। इज दैट क्लियर? सो देयर आर वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व, है ना। एक और जो आपने पॉइंट बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ फिक्स कॉस्ट, एक्चुअली ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं, उस सेंस में कॉस्ट नहीं बोल रहे, हम यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट इज अ फाइनेंसिंग कॉस्ट, है ना। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। इसमें से मैं और क्या माइनस कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट, राइट। अब अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इस नंबर को कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन हम हैं एफएम वाले, हम इसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, ये कॉस्टिंग वालों की दुनिया यहां खत्म हो जाती है। लेकिन हम एफएम वालों पर और भी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि भाई ब्याज कौन देगा, टैक्स कौन देगा, डिविडेंड कौन देगा, है ना। टैक्स का मुद्दा कॉस्टिंग वालों का होता ही नहीं है, डिविडेंड कितना देना है कॉस्टिंग वालों का मुद्दा होता ही नहीं, इनफैक्ट ब्याज से पैसा लाए हो या खुद का पैसा लगा, ये भी कॉस्टिंग वालों का मुद्दा मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग इसी चीज को क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ओके दोस्तों, इस पर्टिकुलर नंबर को कंट्रीब्यूशन कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन, है ना। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझिए। कल को अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू 0 हुआ तो बताइए मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 0। सपोज करो कि अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है तो क्या मुझे एक भी एक्टिवेशन की देनी पड़ेगी, एक भी रुपया लगेगा, नहीं। एक भी किताब छपवानी पड़ेगी, नहीं। तो दोस्तों, इफ माय सेल्स रेवेन्यू इज 0 देन माय वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो बी 0, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कॉस्ट है फिक्स, लगना ही लगना है, जो रेंट है, जो सैलरीज हैं, जो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी है, जो इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन है, सो तो लगना ही लगना है, राइट। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ 1,50,000 रुपीज, मान लो कि मेरा 1,50,000 पर मंथ का फिक्स कॉस्ट है, एंड इफ आई जनरेट 0 रुपीज का रेवेन्यू देन माई वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 0, बट आई विल हैव नथिंग, कोई रुपया मेरे पास नहीं होगा टू मीट माई फिक्स कॉस्ट। 1.5 लाख रुपए लगते हैं मेरे हर महीने का खर्चा, महीने भर से मैं आ रहा हूं, 29 दिन हो गए हैं, एक भी स्टूडेंट नहीं आया, 0 रुपीज का रेवेन्यू है। हालांकि एक भी किताब नहीं गई, एक भी एक्टिवेशन की नहीं गई, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, लेकिन 1.5 लाख रुपए तो सर पे मंडरा रहे हैं। और ये महीना जैसे ही खत्म हुआ, अगला महीना शुरू हुआ, फिर से 1.5 लाख का खर्चा, मीटर डाउन। इतने में दोस्तों सामने से एक स्टूडेंट आया, मेरी आंखों में चमक कि अरे वाह। दोस्तों, अब इस स्टूडेंट से मुझे जो भी मिलेगा, जो भी चंद रुपये मुझे मिलेंगे, मान लो कि 1,000 रुपए मिले, पर वो 1,000 रुपए पूरे 1,000 मेरे नहीं होंगे, उस 1,000 में से मुझे एक्टिवेशन की वाले को देने पड़ेंगे, मान लो 200 रुपए,
किताब प्रिंटिंग के खर्चे मुझे इनकर करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। मान लो 200, अलग ही किताबें 200 नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, किताबें कलर्ड किताबें, तो पर ये खर्चा मुझे करना पड़ेगा। सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे 1000 रुपीज दिया और मैंने उसके अगेंस्ट 400 का खर्चा कर दिया, है ना, तो मेरे पास कितने रुपीस बचे हैं? 600 रुपए। ये 600 रुपीस को मैं हिंदी में बोलूंगा चंदा, इंग्लिश में बोलूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे होता है ना, अपन वो गणेश जी का पंडाल लगाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन दोस्त लोग मिलकर, आपने कभी कॉलोनी में करा होगा, सब कॉस्टिंग अपन बिठा लेते हैं कि यार गणेश जी की मूर्ति लाने में इतने लगेंगे, पंडाल में इलेक्ट्रिसिटी का इतना खर्चा है, लड्डू बांटेंगे, ये करेंगे, वो सब, है ना। खर्चा निकाल लिया, फिर उसके बाद अपना जो बजट बना यार 20,000 रुपए लग रहे, फिर हर कोई क्या करता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है ना, मेरे 500 रुपए लिख ले, मेरे 1000 रुपए लिख ले। तो वैसे ही दोस्तों ये जो 1,50,000 के फिक्स कॉस्ट है, इसमें ये 600 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि चलो 1,50,000 रुपए की जो खर्चा लग रहा है उसमें 600 रुपए हमारी तरफ से। मान लो स्टूडेंट ने बोला सर मैं एक नहीं हम दो हैं, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है, 600 रुपए इंटू दो, अपने पास कितने रुपए आए? 1,200 रुपए अगेंस्ट माई फिक्स कॉस्ट ऑफ कितना? 1,50,000। सो दिस अमाउंट इज एसेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, इन हैंस द नेम कंट्रीब्यूशन। ठीक है। सो अगर हम फॉर्मूला वाइज देखना चाहें तो कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब जब मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट मीट कर लेता हूं तो मेरे पास बचती है ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन इसको मैं घर लेकर नहीं जा सकता। बीइंग एन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मुझे और भी कुछ दायित्व है जो निभाने हैं। सबसे पहले आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द डेट अमाउंट दैट आई हैव रेज्ड। जितने का भी मैंने डेट रेज करा होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। लेट अस सपोज वो 75 रुपीज। सो 450 में से गए 75, बचे कितने? 375। दोस्तों ये 375 मैं घर पर लेकर नहीं जा सकता, रास्ते में सरकार मुझसे पैसा मांगेगी, टैक्स। लाओ भाई निकालो, पैसा कमाया तुमने, निकालो कितना टैक्स निकालो, 40% टैक्स निकालो। मैंने सरकार को हैंड ओवर कर दिया। 375 का 40% यानी कितना होता है? 150 रुपीज टैक्स दे दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विथ हाउ मच मनी? 225 रुपीज। दोस्तों 225 रुपीज भी मैं इक्विटी को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स से भी पैसा रेज कर रखा है, तो मुझे प्रेफरेंस को पहले डिविडेंड देना पड़ेगा। उसका नाम ही प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि डिविडेंड में उसको प्रेफरेंस है। तो बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी आई हैव टू फर्स्ट मेक पेमेंट फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने दिया 25 रुपीज। नाउ आई एम लेफ्ट विथ कितने रुपीज? 200 रुपीज। इस 200 रुपीज को हम कहते हैं EAES। फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। शायद अकाउंट्स वाले इसको EATESH बोलते हैं क्या, या वो भी EAESC बोलते हैं? EAESC बोलते हैं, ठीक है ना। सो अर्निंग्स अवेलेबल टू हु? इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। लेकिन जो अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है वो पूरी उनको नहीं दे दी जाती, नहीं तो फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा कहां से लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ये देखते हैं कि आखिर हमारे कितने शेयर्स हैं। सपोज कीजिए हमारे 40 शेयर्स हैं, यानी पर शेयर हमारी अर्निंग कितनी आ गई है? अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपीज आ गई अर्निंग्स पर शेयर। लेकिन पूरे 5 रुपीज हम डिविडेंड नहीं देते हैं। हमने कितना डिविडेंड दिया? सपोज कीजिए 2 रुपीज पर शेयर, यानी 3 रुपीज हमने क्या कर लिया? रिटेन कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये होता है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, है ना। अब आप बिना देखे मुझे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार रिपीट कर लीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT या फिर ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट, EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्स, EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, EAES earnings available to equity shareholders divided by number of shares, you get EPS earnings per share, deduct dividend per share to the equity from this, you get retained earnings per share। ठीक है ओके दोस्तों, अब एक छोटा सा रिवर्स कैलकुलेशन मैं आपसे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में काम में आएगा। और वो ये है कि अगर किसी कंपनी ने अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 1,000 रुपीज कमाया है, और ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? आफ्टर टैक्स। आफ्टर पेइंग कितना टैक्स? 30% टैक्स। तो आप बता सकते हैं कंपनी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना रहा होगा? 300, 360,
3,333 अर्निंग्स बिफोर टैक्स बता रहे हो। ओके, तो किसी का जवाब आ रहा है 360, किसी का जवाब आ रहा है 333.33। कैलकुलेटर, सेलफोन निकाल लो, कभी कैलकुलेटर नहीं हो तो, पर जवाब तो देना पड़ेगा। एटी ट्रिपल थ्री आ रहा है आंसर, 333 आ रहा है आंसर, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 360। ओके, तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है 1428.57। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1428.57 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे दोस्तों, मैंने आपको अर्निंग्स कौन सा वाला दिया, आफ्टर टैक्सेस, और मैं आपसे अर्निंग्स कौन सा वाला पूछ रहा हूं, बिफोर टैक्स। तो ये जो 1,000 रुपीज है, इसमें टैक्स घटाना बाकी है, डिडक्ट करना बाकी है, ये डिडक्ट करने के बाद ही है, डिडक्ट करने के बाद ही है। तो पक्का ये जो आंसर आएगा ना अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ये 1,000 से तो ज्यादा ही आएगा। अरे किसी की कमाई आफ्टर टैक्स 1,000 है, तो उसकी कमाई बिफोर टैक्स तो 1,000 से ज्यादा ही होगी ना। जब आप भी सीए बनोगे, आपका भी 18-20 लाख का पैकेज लगेगा, मान लो आपका 20 लाख का पैकेज लगा, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा ना। मान लो सरकार को आपने 4 लाख रुपए टैक्स दिया, 4 लाख रुपीस, आपका पैकेज है 20 लैक्स, आपने सरकार को टैक्स कितना दे दिया, 4 लैक्स, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बची, 16 लाख। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा, 20 लैक्स। सो अर्निंग्स बिफोर टैक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो हर वो जवाब जो यहाँ पर 1,000 से नीचे आ रहा है, वो तो सारे जवाब वही गलत हो गए, है ना। तो अब ये जवाब फिर भी आखिर आया कैसे, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये एक रिवर्स कैलकुलेशन हमें क्वाइट ऑफन वी वुड कम अक्रॉस दिस रिवर्स कैलकुलेशन इन आवर सिलेबस, इसलिए मैं भी बता रहा हूं। यहां पर देखिए, आप सिर्फ इतनी पिक्चर देखिए, ये सब इतना वाला पोर्शन हमें देखना है। यहां पर अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितनी लिखी हुई है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना लिखा हुआ है, 375, है ना। मैं काम करता हूं, आपका काम बहुत आसान कर देता हूं। सपोज कीजिए कि किसी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स है 1,000, सपोज कीजिए किसी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना है 1,000, टैक्स कितना परसेंट है 40%। ये 40% किस पर अप्लाई होगा, 1,000 पर अप्लाई होगा, यानी कितने रुपीस इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 400। अब उसका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना होगा, 600, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर ये चीजें मिटा दूं यहां से, और आपको सिर्फ ये बताऊं कि किसी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 600 है, टैक्स रेट 40% है, तो आखिर उसका अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना, तो अब ये कैसे निकालेंगे, है ना। अब यहां पर गलती ये मत करना कि 600 लिया और बोला ये तो टैक्स के बाद है, तो एक काम करो टैक्स जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 40% जोड़ दो, 600 प्लस 40%, ये गलती मत करना। आप भी समझ गए क्यों, क्योंकि सरकार जो आपसे टैक्स लेती है वो 40% किस पर लेती है, बिफोर टैक्स अमाउंट पर, ना कि 40% आपसे आफ्टर टैक्स अमाउंट पर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, लेट अवर इनकम बी इक्वल टू 100%। मेरी कुछ एक्स रुपीस की इनकम है, लेट दैट इनकम बी इक्वल टू कितना परसेंट, 100%, आउट ऑफ विच आई पे अ टैक्स ऑफ 40%। So now I am left with how much percentage? 60%. In the present case, I am left with 600 rupees, which is equivalent of 60%. तो बस अब तो 7वीं 8वीं का मैथमेटिक्स रह गया, क्योंकि 600 रुपए कितने के बराबर है, 60% के बराबर है, तो फिर 100% कितने के बराबर होगा, 1,000 के बराबर।
कैसे किया आपने? आपने 600 को डिवाइड किससे करा? हमने 600 को डिवाइड किससे करा? 60% से। तो 600 डिवाइडेड बाय 60% गेट्स यू 1000 रुपीज, ठीक है, 100% के बराबर का अमाउंट आ जाएगा, है ना। वही चीज दोस्तों हमें यहां पर लगानी है ना, कि ये जो 1000 रुपए है ये क्या, ये है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30%। लेट माई अर्निंग्स बिफोर टैक्स बी इक्वल टू 100%. नाउ द टैक्स इज 30%. So after taxes, I am left with कितनी income? 70% income. And right now this 1000 rupees is equivalent of 70%. तो अगर 1000 रुपए 70% के बराबर हैं तो 100% कितने के बराबर होंगे? मैथ्स में से इक्वेशन बनाते हैं ना कि सिंस 70% 1000 रुपए के बराबर है तो फिर 100% आखिर कितने के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1000 इंटू 100%, पर 1000 इंटू 100% तो कुछ होता ही नहीं है, 1000 ही होगा। सिंपली डिवाइड किससे करेंगे? 70%। कितना आ रहा है आंसर? ये आ रहा है 1428143 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 1428157, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर सिंपल, मतलब ये बहुत बार आएगा आगे सिलेबस में, तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है। अब अगर कोई इसका ऑफिशियली फॉर्मूला पूछ ले कि नहीं और ऑफिशियली फॉर्मूला बताओ, तो इसका ऑफिशियली फॉर्मूला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना है? 1000, 1 माइनस टैक्स रेट। नाउ द टैक्स रेट इज 30%। लेकिन ये बेसिक रूल है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि जब भी फॉर्मूला में डेटा जाएगा तो परसेंटेज वाला डेटा परसेंटेज में नहीं जाएगा, वो डेसिमल फॉर्मेट में जाएगा। और ऐसा आप उधर शायद मैथमेटिक्स में भी काफी बार करते होंगे। जब आप नहीं करते थे मैथमेटिक्स में सीए फाउंडेशन में 1+r, तो आप 1+12% थोड़ी करते थे, आप 1+0.12 करते थे। तो यहाँ पर 1 माइनस में क्या कर दूंगा? 0.3, सो इट बिकम्स 1000 डिवाइडेड बाय 0.7। तो 1000 बाय 70% कर लो या 1000 बाय 0.7 कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर 1428.57। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये हमने देखा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसमें एक हल्का सा रिवर्स कैलकुलेशन हमने देखा, ठीक है। अब दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड ना 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सिलेबस में। एक है डिविडेंड परसेंट, एक है डिविडेंड पे आउट रेशियो, और एक है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि आईसीआई डिविडेंड परसेंट दे रहा है 10%, या डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रहा है 10%, या फिर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज दे रहा है 10%। तीनों का मतलब अलग अलग होता है, होते तीनों डिविडेंड से ही कनेक्टेड है, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। देखते हैं आखिर क्या होता है मीनिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कि कंपनीज में जब कंपनी के प्रमोटर्स एजीएम में आते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं और बड़ा सारा अनाउंसमेंट करते हैं कि इस बार हम 50% डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि ये 50% किस पर अप्लाई होगा? शेयर के बाजार भाव पर, मार्केट प्राइस पर, या फिर शेयर की फेस वैल्यू पर? फेस वैल्यू पर। कंपनी जब भी डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर करती तो हम किस पर अप्लाई करते? फेस वैल्यू पर, राइट। तो मैं भी जब मैंने पहली बार सुना था ना तो मैं बहुत शॉक रह गया था। मतलब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एजीएम सुनी थी और एजीएम में मैंने देखा 40% डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं अंबानी जी। तो मैंने घर वालों को बोला कि अपन क्यों बैंक में एफडी में पैसा लगा के रख रहे हैं, वहां एफडी में तो 6-7% ही ब्याज मिलता है, बाजार में भी पैसा चलाएंगे तो 10-12% मिलेगा। एक काम करो, बस रिलायंस के शेयर खरीद लो, 40% तो अगला डिविडेंड ही दे रहा है, तो 40% पहले साल में, 40% दूसरे साल में, तीसरे साल में तो पैसा ही अपना रिकवर हो गया और उसके बाद जिंदगी भर डिविडेंड खाओ। फिर धीरे से थोड़े मैच्योर हुए तो समझ में आया कि शेयर का मार्केट प्राइस अलग होता है और शेयर का फेस वैल्यू अलग होता है। और ये जो अनाउंस करते हैं ना डिविडेंड, वो किस पर अनाउंस करते हैं? फेस वैल्यू पर। अगर दोस्तों आपको ये चीज चेक करनी हो तो हम यहाँ पर बीएसई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक तो है बीएसई और दूसरा है एनएसई, है ना। और इसमें मैं आपको बीएसई की वेबसाइट पर लिए चलता हूं और यहाँ पर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपके सामने ओपन करता हूं और आप ये देख पा रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो अभी बाजार भाव चल रहा है वो चल रहा है 1443 रुपीज, 1443 रुपए के आसपास का इनका शेयर है ना। लेकिन अभी मैं इनके शेयर की फेस वैल्यू देखता हूं, ठीक है। तो आपको भी कहीं दिखे तो मुझे बताना, मुझे भी दिखेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये लिखा देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज, ठीक है। अब अपन इनका डिविडेंड देखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर एक नीचे टैब आपको नजर आ रहा होगा कॉर्पोरेट एक्शंस का, मैं कॉर्पोरेट एक्शंस पर क्लिक करूंगा तो मुझे डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो आप ये देखिए अंबानी जी ने डिविडेंड कितना दिया, फाइनल डिविडेंड 10 रुपीज दिया उन्होंने फाइनल डिविडेंड, है ना। तो अंबानी जी पता है अनाउंसमेंट क्या करेंगे एजीएम में, 100% डिविडेंड में दे रहा हूं, 100% डिविडेंड। अब उस वक्त तब मैं बहुत छोटा था, पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100% डिविडेंड का मतलब पता है क्या निकालते हैं कि अरे वाह कंपनी तो पूरा ही पैसा एक ही साल में लौटा रही है, एक साल में पैसा फ्री, दूसरे साल से इनकम शुरू। पर वो ऐसा नहीं है, वो 100% किस पर अप्लाई हो रहा है, 10 रुपीज पर, ठीक है। तो इसलिए शेयर बाजार में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक चलता है डिविडेंड परसेंट और एक चलता है डिविडेंड यील्ड परसेंट। एक चलता है डिविडेंड परसेंट और एक चलता है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। यील्ड मतलब YIELD, है ना, ओके। डिविडेंड परसेंट इज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड परसेंट इज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, डिविडेंड परसेंट इज 100%। तो डिविडेंड कितना हुआ, 10 रुपए की फेस वैल्यू का 100% यानी पूरे 10 रुपए, ठीक है। लेकिन एजीएम में ही सामने की तरफ अंबानी जी के सामने बैठे होते बहुत सारे निवेशक, और वो निवेशक इसको 100% नहीं सुनते, निवेशक अपना कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेटर में टाइप करते हैं कि अंबानी जी ने कितना डिविडेंड बोला, 100%, फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपीज, 10 रुपीज का 100% कितना होता है, 10 रुपीज खुद, तो 10 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं अंबानी जी। और जरा देखना अभी रिलायंस का बाजार भाव क्या चल रहा है, रिलायंस का बाजार भाव चल रहा है 1443। तो सामने बैठा हुआ निवेशक पता है क्या करता है, वो बोलता है कि मुझे जो 10 रुपए मिल रहे हैं, मैंने कौन सा 10 रुपए में शेयर खरीदा है, 10 रुपए में तो कब इश्यू हुआ होगा शेयर, वो धीरू भाई अंबानी जी के जमाने में हुआ होगा 10 रुपए में शेयर, अभी तो मुकेश भाई अंबानी जी का जमाना है, फिर आगे आनंद भाई का जमाना है। तो 10 रुपए डिवाइडेड बाय आज का भाव कितना पड़ा था मैंने, 1443 ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 1443 और इसको इंटू 100 कर देता हूं ताकि ये परसेंटेज में आ जाए, कितना आ रहा है 0.693%। दिस 0.693% इज डिविडेंड यील्ड। यानी डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करते वक्त बेस क्या होता है, बेस डिनोमिनेटर मार्केट प्राइस, ठीक है। दोस्तों दो तरह के यहां पर डिविडेंड के कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक होता है डिविडेंड परसेंट और एक होता है डिविडेंड यील्ड परसेंट। दोनों का न्यूमरेटर तो डिविडेंड ही रहता है, लेकिन एक का डिनोमिनेटर क्या होता है, फेस वैल्यू, दूसरे का डिनोमिनेटर क्या होता है, मार्केट प्राइस। कंपनी जब अनाउंसमेंट करती है तो वो किस पर करती है, फेस वैल्यू पर, लेकिन इन्वेस्टर बोलता है फेस वैल्यू में थोड़ी ना आपने मुझे शेयर दिए, जैसे आज आप रिलायंस का शेयर खरीदने जाओगे तो आपको कितने में मिलेगा, 1443। तो आप अपनी 10 रुपीज की इनकम को किस एंगल से देखोगे कि मुझे 1443 रुपीज इन्वेस्ट करके 10 रुपीज मिले, यानी मेरा रिटर्न कितना। तो डिविडेंड यील्ड एक्चुअली इन्वेस्टर्स के एंगल से रिटर्न बताता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। तो इन्वेस्टर को 10 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, कितने रुपीज लगाकर, 1443, यानी ये आ रहा था 0.69%। दिस इज द डिविडेंड यील्ड, इज दैट क्लियर, ओके। एक और कॉन्सेप्ट होता है और वो क्या होता है, पे आउट रेशियो। वो अभी अभी हमने देखा कि कंपनी जो भी अर्निंग्स पर शेयर कमाती है, क्या वो पूरा का पूरा 100% पे आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, नहीं। इस पर्टिकुलर केस में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया था, 2 रुपीज आउट ऑफ 5 रुपीज। हाउ मच इज द पे आउट रेशियो, 40%। जैसे मैंने 5 रुपए कमाए और 2 रुपए दे दिए, 5 में कमाए, 5 में से 2 दे दिए, यानी मैंने कितना परसेंट पे आउट कर दिया है, 40% मैंने पे आउट कर दिया है, राइट। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का बेस क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर, है ना। यानी यहां पर आप तीन तरह के डिविडेंड समझ गए, एक होता है डिविडेंड परसेंट, एक होता है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज और एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड परसेंट का बेस क्या होता है, फेस वैल्यू। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का बेस क्या, मार्केट प्राइस। और डिविडेंड पे आउट रेशियो का बेस क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर। तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% का है डिविडेंड परसेंट या डिविडेंड यील्ड परसेंट या डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो उसको करेक्ट जगह पर जाकर लगाना है। इज दैट क्लियर, ओके। दोस्तों अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा यहां पर हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये सारा रेशो कितना है। तो आपने ये तो देख ही लिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। और आपने ये भी देख लिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आखिर डिविडेंड कितना अनाउंस किया था 2024 में, जो लास्ट पेड डिविडेंड है वो तो 10 रुपीज ही, उसके पहले 2023 में 9 था, उसके पहले 2022 में 8 था, लेकिन अपन तो लेटेस्ट डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट डिविडेंड कितना आ रहा है, 10। अब यहां पर आप दो रेशियोज तो यूं ही निकाल सकते हो, एक तो 10/10 करके 100% आ गया, ये वो आ गया डिविडेंड परसेंट। एक 10/1443 कर लेंगे, ये वो आ गया
डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जिसका बेस बना मार्केट प्राइस। एक और चीज आपको मुझको क्या निकालनी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ईपीएस। तो मैं यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ईपीएस देखता हूं। तो आप यहां पर दिसंबर 24 मत देखना, सितंबर 24 भी मत देखना, आप FY 23-24 देखना है ना, फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। सो आप यहां पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में देख पा रहे हैं कि इनका ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 62.14 है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर कैलकुलेशन कैसे कर लूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे 10 रुपीज कम नहीं दे रही है और कमा खुद कितना रही है, 62.14, यानी 62.14 जो कमाते हैं उसमें से 10 का पे आउट कर देते हैं। कितना आ रहा है दोस्तों, ये रेशियो 0.06, 0.06 कुछ आ रहा है, उसको इंटू 100 करके बोलिए। अच्छा 16.09 मतलब 0.16 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है, आपने इंटू 100 करके बोला, 16.09% हुआ रिलायंस का डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना। एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं, ये जो अभी मैंने ईपीएस यूज करा है ये एकदम सही वाला ईपीएस नहीं था। वो बीएसई की वेबसाइट में जो फ्रंट में ईपीएस दिखाता है वो स्टैंड अलोन कंपनी का ईपीएस होता है, लेकिन शेयर मार्केट स्टैंड अलोन से नहीं चलता है, शेयर मार्केट कंसोलिडेटेड से चलता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सीखे होंगे ना अकाउंट्स में, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईपीएस थोड़ा सा डिफरेंट आता है ना, लेकिन अपना जो रेशियो समझने का काम है वो यहाँ पर हो गया। अगर आपको कंसोलिडेटेड देखना है तो आपको यहाँ पर अंदर जाना पड़ता है। ये यहाँ पर एक देखो, ये जो अर्निंग्स है ना उसमें राइट में एक छोटा सा एरो है, राइट एरो, अगर मैं उस एरो पर क्लिक करूंगा ना तो फिर वो मुझे आगे ऑप्शंस दे देगा कि आपको कंसोलिडेटेड देखना है या फिर स्टैंड अलोन देखना है, ठीक है। तो वो जो वहां पर अभी लिखा हुआ रहता है ना बीएसई की वेबसाइट में, वो स्टैंड अलोन लिखा रहता है, ठीक है, बट यूजुअली शेयर मार्केट कंसोलिडेटेड पर चलता है ना। ओके दोस्तों, तो ये 3 रेशियोज हमने यहां पर समझे, है ना। अब इसके बाद हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो के बारे में। अब कंट्रीब्यूशन रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो समझाना ही नहीं पड़ता है, बच्चे अपने आप ही समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन रेशियो यानी क्या। अच्छा उससे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है ये मेरा प्रॉफिट है, 2 मिनट के लिए मैंने बोला कि ये मेरा प्रॉफिट है, 375 रुपीज इज माई प्रॉफिट। और अब अगर मैं आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो पूछूं कि यार मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, तो आप सिंपल क्या कर लोगे, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे, किससे, आपने निकाला होगा ना 11th-12th के प्रोजेक्ट में रेशियोज में नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला होगा ना। नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अपन किसी व्यापारी से बात करते तो पूछते हैं ना आपका नेट मार्जिन कितना है इस धंधे में, तो उसने बोला मेरा नेट मार्जिन है 20%। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रुपए का सेल्स है उसका 20% आपका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता कैसे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है। अभी मैं नेट प्रॉफिट में कौन सा वाला प्रॉफिट ले रहा हूं, बिफोर टैक्स, ऑल्टरनेटिवली आफ्टर टैक्स भी लिया जा सकता है, बट द फॉर्मूला विल बी द सेम, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, या तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट या फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। अब आप बता सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते होंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना है 600, सेल्स कितना है 1000, यानी कितना परसेंट आ रहा है कंट्रीब्यूशन रेशियो, 60%, है ना दोस्तों। ये होता है किसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। इसे दोस्तों हम पीवी रेशियो भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलो या फिर पीवी रेशियो बोलो, दोनों बात एक ही, दोनों में इतना सा भी फर्क नहीं है। इज दैट क्लियर, कंट्रीब्यूशन रेशियो और पीवी रेशियो, ठीक है, द फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। दोस्तों इसके बाद हमें 2 और कॉन्सेप्ट समझने हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से कॉस्टिंग से कनेक्टेड है, लेकिन हल्का सा कॉस्टिंग का पार्ट इधर एफएम में भी आता है ना। हम यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। दोस्तों वैसे तो ब्रेक इवन पॉइंट जहां तक मुझे ध्यान है आपने सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में भी सुन ही लिया होगा, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग होता है कि मैं 2 पैसे कमाऊंगा नहीं, पर मैं 2 पैसे गवाऊंगा भी नहीं, यानी आई वुड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब इतना हो जाएगा कि यार खर्चे निकल जाएंगे, इतना हो जाएगा कि यार खर्चे निकल जाएंगे। होती है ना यार कभी कभी किसी से बात, और कैसा चल रहा है, बस यार खर्चे निकल रहे हैं। तो दोस्तों खर्चे निकल रहे हैं कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेक इवन, है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने आपको फिक्स कॉस्ट कितना बताया था, 1,50,000 रुपीज बोला था ना, लगता है भाई, लगता है इतना। तो 1,50,000 रुपए अपना इस कोचिंग क्लास का फिक्स कॉस्ट है पर
मंथ, ठीक है। अब दोस्तों अगर एक भी स्टूडेंट नहीं आया, 0 स्टूडेंट्स, देन 0 रेवेन्यू, देन 0 वेरिएबल कॉस्ट, देन 0 कंट्रीब्यूशन, बट येट आई हैव टू पे अ फिक्स कॉस्ट ऑफ कितना, 1,50,000। क्या दोस्तों ऑपरेटिंग इनकम होगी या ऑपरेटिंग लॉस होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? पूरे ही 1.5 लाख रुपए का लॉस होगा। यानी ये पैसा मुझे घर से लेकर आना पड़ेगा, डू यू एग्री? क्योंकि इधर से तो कुछ आया नहीं, तो मुझे घर से लाना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। अभी एक अजम्पशन लेते हैं कि पर स्टूडेंट फी है 1,000 रुपीज, ठीक है। अपनी पर स्टूडेंट फी कितनी है? 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए प्रति बच्चा अपनी फीस है, मान लो, है ना। पर उसके अगेंस्ट अपने कितने रुपए तो लग ही जाते हैं दोस्तों, है ना। जैसे ही एक बच्चा आया और मान लो उसने 1,000 रुपए जमा भी करे, तो कौन सा 1,000 रुपए पूरे मेरे पास आएंगे? उसमें से 400 रुपए तो इधर उधर चले जाएंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट में, राइट। तो मेरे पास कितने रुपीस आएंगे? 600 रुपीज। अच्छा, वो 600 रुपीज की भी खुशी अभी बहुत ज्यादा देर तक टिकनी नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो मुझे वापस से मेरी फिक्स कॉस्ट को मीट करना ही करना है, राइट। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, उसका हाँ या ना में जवाब देना। अगर मेरे पास एक महीने में 100 बच्चे आते हैं, 100 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपना कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, इंटरमीडिएट के एफएम का या कॉस्टिंग का या सीए फाइनल का, एएफएम का, बताइए क्या मैं ब्रेक इवन पर आऊंगा? क्या मैं प्रॉफिट में आऊंगा? लॉस, अभी भी लॉस ही होगा, क्योंकि 100 बच्चे और हर बच्चे ने कितने दिए? 1,000, तो भी सिर्फ कितने आए मेरे पास? लाख रुपए। जो लाख भी पूरे आए नहीं, फिर उन 100 बच्चों को एक्टिवेशन की देनी पड़ेगी, किताबें देनी पड़ेंगी, प्रति बच्चा 400 रुपए लगते हैं, इंटू 100 बच्चे यानी 40,000 रुपए तो यहीं गए। तो आए कितने? 60,000, और जा कितने रहे? 1.5 लाख रुपए। तो अभी घर पे पैसे ले जा पा रहा हूं या घर से लाने पड़ेंगे? अभी भी घर से लाने पड़ेंगे मुझे पैसे। 90,000 रुपए का नुकसान है मेरा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, मुझे मेरी ऑपरेटिंग इनकम लॉस में देखनी है या ब्रेक इवन करने के लिए ये प्रॉफिट में देखनी है? 0 पर देखनी, ब्रेक इवन के लिए 0 पर देखनी, 0 0 0 ब्रेक इवन चाहता हूं ना मैं। कभी भी इंसान पहले कमाने का नहीं सोचता है, पहले इंसान क्या सोचता है? मेरा ब्रेक इवन निकल जाए, क्या अपने जितने जा रहे हैं ना उतने आ जाए बस, ताकि घर से जो पैसा आ रहा है वो बंद हो जाए। जैसे आप में से भी कुछ कुछ लोगों की स्टूडेंट लाइफ में मैंने ऐसा सुना हुआ है कि होता है ऐसा, जैसे किसी स्टूडेंट का मान लो खर्चा 8,000 रुपए महीना, तो उसका सबसे पहला लक्ष्य पता है क्या होता है? कि यार किसी तरीके से मैं कुछ ट्यूशन क्लास पढ़ाकर या कुछ पार्ट टाइम जॉब करके कुछ करके अगर 8,000 रुपए कमाना चालू कर दूं तो घर से पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे। ये आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? ब्रेक इवन, कि मेरा जितना खर्चा है ना उतना मेरे पास आ जाए, तो घर से नहीं लाने पड़ेंगे पैसे। तो मुझे अगर घर से नहीं लाने पैसे, तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम मुझे क्या चाहिए? 0। अच्छा, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। तो बताइए मुझे कंट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा? 1,50,000 ही कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मेरा कंट्रीब्यूशन 1,50,000 हो गया उस दिन ये 1,50,000 के फिक्स कॉस्ट में खुद के बलबूते पर मीट कर पाऊंगा। माना घर 2 पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन घर से 2 पैसे लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए क्या रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू 1.5 लाख रुपए होना चाहिए? सेल्स रेवेन्यू तो 1.5 लाख से भी ज्यादा होना चाहिए, से भी ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर मैं ब्रेक इवन 2 तरह से निकाल सकता हूं कि आखिर मैं कितने रुपीस का सेल्स रेवेन्यू करूं या फिर मेरे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, और मैं दोनों से ही निकाल सकता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भाषा में बात करना चाहूं कि हे भगवान कम से कम इतने स्टूडेंट्स तो मेरे पास एक महीने में आ ही जाए ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि हर एक बच्चा आता है 1,000 रुपए लाता है, लेकिन उसके 1,000 रुपए में से 400 रुपए में हाथों हाथ पास ऑन कर देता हूं, तो नेट नेट मेरे पास हर बच्चे से कितने रुपए बचते हैं? 600 रुपए बचते हैं। ऐसे करके 600 रुपए अगर मेरे पास पर स्टूडेंट बच रहे हैं ना, 600 रुपीज मेरे पास पर स्टूडेंट बच रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई डोंट नो वो कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैथ्स की इक्वेशन बना रहा हूं, 600 रुपीज हर स्टूडेंट से बच रहे, मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी इक्वल टू कितना? 1,50,000 रुपीज। तो एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे?
1,50,000 डिवाइडेड बाय 600 कितना आ रहा है? 250. 250 250 चाहिए दोस्त, 250 स्टूडेंट्स चाहिए हर मंथ अगर मुझे मेरी कॉस्ट को रिकवर करना है तो, ठीक है। तो अगर 250 स्टूडेंट्स आएंगे तो 250 स्टूडेंट्स 1000 रुपीज देंगे, यानी अपने पास कितने आ जाएंगे? 2,50,000 रुपीज। अच्छा, उन 250 स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट मुझे 400 खर्चा भी करना है, यानी कि 1 लाख रुपीज खर्चा करना है। बचेगा कितना? 1,50,000, और ये 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन वुड बी सफिशिएंट टू मीट माय फिक्स कॉस्ट ऑफ 1,50,000 लीडिंग टू ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 0 रुपीज, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो अभी ब्रेक इवन पॉइंट कितने स्टूडेंट्स हैं? 250 स्टूडेंट्स, या दूसरे शब्दों में अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 2,50,000 इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे यहां पर स्टूडेंट नहीं जाना है तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि मेरी फिक्स कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज, और जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब तो जाकर ऑपरेटिंग इनकम 0 आएगी, है ना। कंट्रीब्यूशन 1,50,000 चाहिए ना मुझे टू मीट माय फिक्स कॉस्ट ऑफ 1,50,000 सो दैट माय ऑपरेटिंग इनकम बिकम्स 0। ओके, आखिर मुझे कितना सेल्स रेवेन्यू करना पड़ेगा ये मैं ऐसे भी निकाल सकता था। देखना कैसे? लेट माय सेल्स बी इक्वल टू 100%, माय वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, so my contribution is 60% of sales, and now the 60% of sales must be equal to कितना? 1,50,000 रुपीज। तो अगर 1,50,000 60% के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है ना? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, 2,50,000, ठीक है। तो ब्रेक इवन निकालने के दोस्तों दो तरीके हमारे पास, या तो ब्रेक इवन पॉइंट हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लास में बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिजनेसेस की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, या फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज रेवेन्यू की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट कोई नई बात नहीं, अगर आपने कॉस्टिंग ऑलरेडी पढ़ रखा तो कॉस्टिंग में तो कम से कम 100 बार ये फॉर्मूला आ गया होगा दोस्तों। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या बोल दिया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। हमने भी यही किया था, हमने बोला था कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी? 1,50,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है और मैं यहां पर 0 चाहता हूं, तो मुझे ऊपर भी कितना चाहिए? 1,50,000। सो माय डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, डिजायर्ड मतलब यार मुझे इतना कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, कितना चाहिए? 1,50,000 रुपीज चाहिए, और मैंने मेरे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किससे कर लिया था? कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट से। तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए थे? 250। सो द फॉर्मूला इज डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर ब्रेक इवन में हमेशा आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होगा। तो लोगों ने बोला कहां कहानी घुमाओगे कि फिक्स कॉस्ट के बराबर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को रखो और फिर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को फॉर्मूले में रखो, उससे अच्छा क्या करो? सीधे ही फॉर्मूले में क्या कर दो? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा दोस्तों ब्रेक इवन का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। ओके अगर दोस्तों आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की टर्म्स में नहीं बल्कि किस में चाहिए? रुपीस की टर्म्स में चाहिए, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आपने देख ही लिया है कि जब मुझे 250 स्टूडेंट्स है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, 250 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो रुपीस में कैसे निकाल लोगे? 250 यूनिट्स इंटू 1000 रुपीस, यानी 2.5 लाख रुपए। और या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने फिक्स कॉस्ट लो 1,50,000 रुपीज और उसको डिवाइड किससे कर दो? पीवी रेशियो से। 60% था हमारा पीवी रेशियो, उस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, वो कोचिंग क्लास वाला एग्जाम्पल 60% था ना उसमें पीवी रेशियो। ओके, तो आ गया ना आंसर सेम, ठीक है दोस्तों। अब ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, है ना, जिसमें इस पर्टिकुलर कंपनी का सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 300। दोनों पर यूनिट है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 300। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ? 700। दोस्तों इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 35,000। हाउ मेनी यूनिट्स डू दे नीड टू सेल टू ब्रेक इवन? कितना यूनिट्स है इनका बताइए ब्रेक इवन? 50 यूनिट्स, है ना। आपने सीधे फॉर्मूला लगाया, आपने देखा कि यार 35,000 रुपीज कंपनी को इकट्ठे करने हैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, और एक यूनिट को बेचकर कितने इकट्ठे कर पा रही कंपनी? 700 रुपए। तो ऐसे 700 करके 50 यूनिट बेचनी पड़ेगी ना, 700 करके 50 यूनिट्स बेचेंगे तो 35,000 इकट्ठे हो जाएंगे कंट्रीब्यूशन, और उससे हम हमारी फिक्स कॉस्ट मीट
कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट को हम पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अगर आप यहां पर ब्रेक इवन यूनिट्स की टर्म्स में, जैसे अभी तो आपने बता दिया 50 यूनिट्स, बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप यहां पर ब्रेक इवन यूनिट्स की बजाय रुपीस में बताना चाहते हैं तो अब दो तरीके थे आपके पास। जब आपने इतनी मेहनत से 50 यूनिट्स निकाल ही लिया है कि यार 50 यूनिट बेचनी है ब्रेक इवन के लिए, तो आप उसी 50 यूनिट को मल्टीप्लाई किससे कर दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, 1000 रुपए से, तो कितने रुपीस आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स, 50,000, है ना। दूसरा तरीका, 1000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 300 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, 700 रुपीज क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों 70% हो गया ना हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर पीवी रेशियो, कितना हो गया 70%। फॉर्मूला है सिंपल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस या सेल्स, ठीक है। 70% इज अवर पीवी रेशियो। और अब आप क्या करोगे, ये जो 35,000 रुपीज है ना फिक्स कॉस्ट, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 70% से, पीवी रेशियो से, एंड यू गेट द सेम आंसर 50,000 रुपीज, ठीक है। ये क्लियर है सबको, ये कॉस्टिंग के मुद्दे हैं, पर यहां पर इसलिए एड्रेस करने पड़ रहे क्योंकि एफएम में कई बार आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अपन इसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात करते हैं। इसकी ही बात करते हैं, चलो। अगर 0 स्टूडेंट आते हैं, मैं स्टूडेंट्स की बजाय यूनिट्स ले लेता हूं ना, तो ये कोई सा बिजनेस है। अगर 0 यूनिट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको पता भी चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, 0 यूनिट्स, इफ दिस बिजनेस इज अनेबल टू सेल इवन अ सिंगल यूनिट, तो उनका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 0। उसके अगेंस्ट में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 0। कंट्रीब्यूशन भी कितना आएगा, 0। लेकिन इस बिजनेस को अपनी 35,000 की फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ेगी, और ये पूरे के पूरे 35,000 ही क्या हो जाएगा, उसका ऑपरेटिंग लॉस हो जाएगा कि ये क्या बिजनेस ऑपरेशन चला है यार, तुम लोगों ने लॉस कर दिया पूरा का पूरा 35,000 रुपीज का। ओके, सेकेंड सिचुएशन, अगर ये बिजनेस 250 यूनिट्स बेच पा रहा है, कितनी, 250, तो बताइए ये प्रॉफिट में आएगा, लॉस में रहेगा, 250 यूनिट्स में ब्रेक इवन नहीं, 50 पे था ब्रेक इवन, तो 250 पे तो प्रॉफिट में आ जाएगा ना, हाँ 250 पे तो प्रॉफिट में आ जाएगा ना, 50 लिखूंगा ना तो ब्रेक इवन आ जाएगा, 50 यूनिट्स पे देख लेना, परफेक्ट ब्रेक इवन आ जाएगा। 50 यूनिट्स ये बेचेगा 1000 रुपीज पर यूनिट में, यानी कि इसका कितने रुपीज का रेवेन्यू हो जाएगा, 50,000। 50 यूनिट्स पर ये 300 रुपीज पर यूनिट का खर्चा करेगा, यानी 15,000 का इसका खर्चा हो जाएगा, यानी इसके पास कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 35,000। वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, 700 पर यूनिट इज अवर कंट्रीब्यूशन, और क्योंकि ये पर यूनिट है तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सो 700 into 50 गिव्स यू 35,000, और बस इसी के अगेंस्ट में 35,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे, और ये जो फिक्स कॉस्ट होंगी ये मीट करने के बाद अब अल्टीमेटली इसके पास 0 बचेगा, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस सेटअप करता है ना, तो वो ब्रेक इवन कैलकुलेट करता है। जैसे अभी आपको मालूम होगा, जो पेंट्स इंडस्ट्री, पेंट घर वर नहीं अपन पेंट करते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, एशियन पेंट्स, है ना। और 2-3 प्लेयर्स के नाम बोलो, बर्जर पेंट्स है, शालीमार पेंट्स है ना, और वो ड्यूलक्स है ना, ये भी सारे पेंट्स की कंपनी है ना। अभी अभी दोस्तों जो पेंटिंग इंडस्ट्री है ना, मतलब आज से 5 साल पुरानी मैं पहले बात कर रहा हूं, फिर मैं अभी की बात करूंगा। आज से 5 साल पहले जो पेंट्स का बिजनेस था ना, ये मोनोपोली बिजनेस था। मोनोपोली मतलब ऐसा बिजनेस था कि बस पेंट चाहिए तो 2 ही कंपनीज हैं, या तो ये एशियन पेंट्स रखा है या फिर ये बर्जर रखा है। 60% मार्केट शेयर एशियन पेंट्स के पास, 30% मार्केट शेयर बर्जर पेंट्स के पास, बच्चे को 10% में बच्चे खेल लो आपस, ऐसी मोनोपोली चल रही थी। दोस्तों पता है क्या हुआ, बिरला, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला का ही है ना। बिरला ने क्या करा, कदम रखा इस इंडस्ट्री में। उन्होंने बोला ये तो मोनोपोली है पेंट्स की, और बिरला ने बोला कि अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला का, ये आपको मालूम है ना। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, उन्होंने बोला सीमेंट तो हम बेचते ही बेचते हैं, सीमेंट के ऊपर जो लगने वाला चूना होता है, वो जिसको आप पुट्टी कहते हैं, बिरला पुट्टी आती है ना, बिरला व्हाइट, है ना, वो भी हम बेचते हैं।
तो जब सीमेंट हम बेच रहे हैं, उसके ऊपर की पुट्टी हम बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर का पेंट भी हम ही बेचेंगे। और उन्होंने बताया क्या करा, उन्होंने बिरला ओपस लॉन्च कर दिया। उन्होंने क्या किया, बिरला ओपस नाम का पेंट लॉन्च कर दिया। अच्छा, जेएसडब्ल्यू नाम सुना आपने? जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू की सीमेंट भी आती है। तो उन्होंने भी सेम काम करा। उन्होंने बोला जब हम ही सीमेंट बेचते हैं, भाई जब भी कोई इंसान घर बनाता है तो पहले पेंट खरीदने जाता है, पहले तो ईंट सीमेंट खरीदेगा। तो इन बिजनेसेस ने दिमाग लगाया कि पहले तो जो ग्राहक आता है तो सीमेंट लेने आता है, और सीमेंट के बाद पुट्टी लेने आता है, वो व्हाइट कलर का जो आता है वो हमारे पास लेने आता है, और पेंट लेने किसके पास जाते हैं? एशियन और बर्जर। एक काम करो, जब ग्राहक अपने पास आता ही आता है तो ये पेंट्स का बिजनेस भी अपन ही शुरू कर दो। जब से बिरला ने बिरला ओपस पेंट्स लॉन्च करा है, पिछले 5 सालों में, या मिनिमम में 4 साल की बात है, पिछले 4 सालों में एशियन पेंट्स ने कोई तरक्की नहीं करी, क्योंकि सारा मार्केट कैप्चर करते गए। कौन? ये बिरला ओपस वाले। कैसे करते गए? बस इन्होंने कहा बोलो दो ओपन, मार्केट कैप्चर करो, वही स्टाइल। अंबानी जी ने सबको सिखा दिया ये काम, ये काम करो, तोड़ो सामने वाले को, रेट टू रेट दो, रेट से घाटे में दो, पर अपना मार्केट शेयर बनाओ। तो अब आप देखने लगे होंगे, बिरला ओपस आपको दिखने लग गया होगा, जेएसडब्ल्यू का भी पेंट आपको दिखने लग गया होगा। और पिछले 4 साल में एशियन पेंट्स के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 4 साल तो स्टॉक मार्केट में गोल्डन माने जाते हैं कि क्या चला है शेयर बाजार, रोज बढ़ता है। और उन 4 सालों में एशियन पेंट्स का कोई रिटर्न नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। मतलब जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे ना दोस्तों, वो 100% स्टॉक मार्केट में अप्लाई भी होता है। तो यहां पर अगर मैं आपके सामने एशियन पेंट्स का शेयर का मैं चार्ट आपके सामने शेयर करता हूं, और आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि गजब, मतलब एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनी और रिटर्न्स, ये देखिए, ये एक्चुअली स्क्रीन है दोस्तों स्टॉक मार्केट की। यहाँ पर ऊपर आप ये देख पा रहे हैं 1D लिखा हुआ है। 1D यानी 1 डे का चार्ट है, 5D यानी ये 5 डेज का चार्ट है, 1M यानी 1 मंथ का चार्ट है, 6M यानी ये 6 मंथ्स का चार्ट है, 1Y यानी 1 ईयर का चार्ट है। पिछले 1 साल में एशियन पेंट्स ने कितना रिटर्न दिया? -22% रिटर्न। और अगर मैं यहाँ पर 5 ईयर पर भी क्लिक करता हूं तो 5 ईयर में सिर्फ कितना रिटर्न है? सिर्फ 37%, सिर्फ 37, ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी सुना है दोस्त आपने कभी? निफ्टी सेंसेक्स है ना, इसको शेयर बाजार कहते हैं ना, निफ्टी को शेयर बाजार कहते हैं। और मैं जब निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न देखूंगा तो निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न कितना? 9.56%, और निफ्टी का 5 ईयर रिटर्न कितना? 146%। अब आप बताइए, एशियन पेंट्स ने अच्छा परफॉर्म करा या बहुत ही घटिया परफॉर्म करा? अगर आप 100 रुपए इधर लगाते, बाजार में लगाते, निफ्टी में लगाते, है ना, तो वो 100 रुपए 146% रिटर्न दे देते, यानी 246 रुपीज बन जाते हैं। और वही 100 रुपए अगर एशियन पेंट्स में लगाए तो सिर्फ 137 रुपए बने, बहुत कम बने। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिरला ओपस की वजह से। तो बिरला ओपस ने क्या करा? अपनी प्राइसेस कट कर दी, तो जितने सारे मार्जिन थे ना एशियन पेंट्स के, वो खा गया। और जैसे वो मार्जिन खा गया तो एशियन पेंट्स के प्रॉफिट्स कम हो गए। एशियन पेंट्स के प्रॉफिट्स कम हो गए तो उनके शेयर के प्राइसेस का जो वैल्यूएशन था अच्छा खासा, वो नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब बहुत कम बढ़ा, राइट। और पिछले 1 साल में तो आप देख ही रहे हो नीचे आ गया ना 22%, राइट। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले कोई भी व्यापारी, ये जो बिरला ओपस है, इसने भी प्रॉफिट नहीं कमाने की सोची। इसने बोला सबसे पहले अपने को ब्रेक इवन करना है, और ब्रेक इवन करके अपने को मार्केट में कब्जा जमाना है। पैसा बाद में कमा लेंगे, एक बार पहले मार्केट शेयर कैप्चर करो, राइट। शायद दोस्तों अगर आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम पढ़ रखा होगा तो वहां पर पेनिट्रेशन मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी आपको समझाई जाती है, वो इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन, देखो कोई भी इंसान शुरुआत 0 से ही करता है, फिर वो कहां पहुंचता है? सबसे पहले ब्रेक इवन पर। आप भी जब एग्जाम में पेपर लिखते हो तो आपका मीटर 0 से ही चालू होता है, फिर आप धीरे धीरे करके नंबर इकट्ठे करते हो, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। अपना ब्रेक इवन कहां था? 50 पे। एक एग्रीगेट की भी बात करूं तो अपना ब्रेक इवन कहां था? 50। 50 के ऊपर जो मिले वो सब प्रॉफिट है, बोनस है, राइट। दोस्तों मान लीजिए कि ये जो बिजनेसमैन है अब ये कितनी यूनिट सेल कर रहा है? 80 यूनिट सेल कर रहा है। बिना कैलकुलेटर चलाए बताए कि यहां पर अब ये बंदा लॉस में होगा या फिर प्रॉफिट में होगा? ऑब्वियसली इनटू प्रॉफिट्स, क्योंकि अब ये ब्रेक इवन से ऊपर आ चुका है। एक बार देखें आखिर इसका कितना प्रॉफिट होगा। 80 यूनिट्स इंटू 1000 रुपीज यानी कि 80,000, 80 रुपीज इंटू 300 यानी कि
24,000। तो दोस्तों 80 में से 24,000 तो वेरिएबल कॉस्ट गया, बचा कितना? 56,000। और ये 56,000 क्या हो गया हमारे लिए? कंट्रीब्यूशन। अब इसके अगेंस्ट में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी? 35,000। तो कितना आ रहा है? 21 ना। ओके, तो 21,000 इनका प्रॉफिट हो गया, यानी ईबीआईटी आ गया, ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ठीक है, ओके। अब इंसान किन ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है वो देखो। 80 यूनिट सेल कर रहा है ना? 80 यूनिट्स सेल करते हुए अगर मान लो कोई नया कंपटीटर कदम रख दे, ऐसा होता ही है धंधे में, कोई सा भी धंधा दुनिया में शाश्वत नहीं है, हर किसी के कॉम्पिटिटर खड़े हो ही जाते हैं। अब अगर या तो आप कुछ इनोवेशन कर लो और नया कर लो और फिर से कंपटीशन में आगे बने रह लो, और नहीं तो फिर कंपटीटर आपका वो जो सारा एडवांटेज है वो तो गैप क्लोज कर ही देंगे। ठीक है, अभी आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हो? 80 यूनिट्स अभी हाल फिलहाल आप सेल कर रहे हो। ठीक है, अगर दोस्तों कंपटीशन बहुत कटथ्रोट फियर्स कंपटीशन हो गई और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट शेयर अब सामने वाला हमारा कैप्चर करेगा और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर का आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे मुझे पता है वो जो जियो ने जब एंट्री मारी थी ना 2016 में, तो जियो ने फ्री में दिया था। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास एक ही तरीका था, अगर वो जियो को रोकना चाहते ना उस वक्त 2016 में, तो सिर्फ एक तरीका था, नहीं फ्री में दो। यानी एयरटेल भी अनाउंसमेंट कर देगी आज से हमारी सारी टेलीकॉम सेवाएं मुफ्त में, आप तो कर लो रिचार्ज, लगे तो साल भर का रिचार्ज कर लो, फ्री है बस। तो फिर कोई भी जियो की सिम पे जाता क्या? नहीं, अंबानी जी की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती, क्योंकि कोई जियो की सिम ही नहीं लेता। जब एग्जिस्टिंग सिम ही आपको फ्री में दे रही तो हम दूसरी फ्री सिम में क्यों जाओगे बताओ? तो उस वक्त जियो को डिफीट किया जा सकता था, बेशक किया जा सकता था। क्या एयरटेल के दिमाग में ये नहीं आया होगा? आया था, पर एयरटेल ने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं कर सकता था, क्योंकि एयरटेल उस वक्त 300 रुपए लेता था हर जने से, और उनके 30 करोड़ सब्सक्राइबर थे। 30 करोड़ सब्सक्राइबर मल्टीप्लाई बाय 300 रुपीज, 9,000 करोड़ रुपए आ रहे थे उनको हर महीने। साल भर के होते हैं 1,08,000 करोड़ रुपए। कितने? 1,08,000 करोड़ रुपए। तो उन्होंने बोला नहीं भैया, उससे टक्कर लेना मतलब अपने 1,08,000 करोड़ रुपए का नुकसान करना। तो पता चला अगर हमने ऐसा करा ना तो नुकसान उसका नहीं, नुकसान तो अपना ही होगा। और ये अंबानी जी तो हंसेंगे ना कि देखो मैंने भले ही कुछ नहीं कमाया, पर सामने वाले के 1,08,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ही बंद कर दिया, मतलब उसका तो नुकसान करवा दिया ना। बिजनेस में ऐसा ही होता है, या तो अपन कमा लो या सामने वाले का नुकसान कर दो, दोनों एक ही बात है। तो अगर एयरटेल 0 कर देता ना तो वो अपना मार्केट शेयर तो बचा लेता, लेकिन 1,08,000 करोड़ रुपए की कुर्बानी देकर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर जा रहे हैं तो जान दो, अपना मीटर चालू रहने दो। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोलते हो सामने वाला जो स्ट्रेटेजी खेल रहा है ना, इसका कोई काउंटर अटैक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बस अब उसको करने दो, वो जो कर रहा है थोड़े समय में उसको भी तो पैसा कमाना है, वो भी अपने रिचार्ज वाउचर्स के प्राइजेस बढ़ा देगा और फिर थोड़ा सा मार्केट शेयर वो लेकर बैठेगा। और ऐसा ही अभी हो भी रहा है, एशियन पेंट्स और बिरला ओपस में भी ऐसा ही हो रहा है। बिरला ओपस मार्केट शेयर कैप्चर करता जा रहा है, एशियन पेंट्स चुपचाप बैठ कर देख रहा है, बोल रहा है हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम फ्री में थोड़ी पेंट्स बेच सकते हैं। फ्री में जैसे वो पेंट बेचने लग गए तो हर कोई क्या करेगा? करो रंगाई पुताई हर 2-4 महीने में, क्या दिक्कत है? पेंटर तो वैसे ही कम में आ जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जा रहा है मार्केट शेयर तो अब जाने दो। दोस्तों अभी अपनी कंपनी कितनी यूनिट सेल कर रही है? 80 यूनिट सेल कर रही है, और हमें लग रहा है कि अब कॉम्पिटिटर हमारा मार्केट शेयर छीनेगा। हमारी एक आदत है, हम रोज सुबह दोस्तों सुबह उठते पहले अपन भगवान का नाम लेते हैं मंदिर के दर्शन करने के। हे भगवान 80 यूनिट्स अभी बेचता हूं, कॉम्पिटिटर है वो भी तेरा ही भक्त है, उसका भी कल्याण करना है तुम्हें, मेरी कुछ यूनिट्स वो मुझसे छीनेगा, उसकी झोली में जाएगी। लेकिन बस इतना ख्याल रख लेना इस बंदे का कि ब्रेक इवन जो है, कितनी यूनिट्स का ब्रेक इवन? 50 यूनिट्स का ब्रेक इवन। इससे नीचे तेरे बंदे को लेकर मत आना। उधर से भगवान ने उधर से आवाज दी, क्यों वत्स?
हमने कहा भगवान क्योंकि 50 यूनिट्स तो ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर उससे नीचे गिर गया हमारा सेल्स तो हम लॉस में आ जाएंगे। तथास्तु तेरा सेल्स 50 यूनिट से नीचे नहीं जाएगा। हमने कहा, हम मंदिर से बाहर निकले, हमने कहा अभी कितना सेल्स है अपना 80 यूनिट्स, 50 यूनिट से नीचे न जाएगा और न जाना चाहिए। तो अभी कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा है अपने पास? 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा है हमारे पास। इस 30 यूनिट्स को टेक्निकली हमारे सिलेबस में कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वी हैव अ सेफ्टी मार्जिन ऑफ 30 यूनिट्स, कि कल को 30 यूनिट्स तक का चला भी गया ना सेल्स तो भी हम लॉस में नहीं आएंगे। 30 यूनिट्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस सिलेबस वालों ने, जालिमों ने फॉर्मूला बना दिया, जो अपन ने ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या बनाया? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी राइट नाउ दैट यू आर सेलिंग माइनस व्हाट? ब्रेक इवन क्वांटिटी। ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, कि अभी मैं कितना बेच रहा हूं वर्सेस ब्रेक इवन कितना है। जितना मैं ब्रेक इवन से ऊपर बेच रहा हूं, एक्स्ट्रा बेच रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कौन से 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रुपीस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिट्स की टर्म्स में मुझे बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 30 यूनिट्स। फॉर्मूला क्या है? 80 माइनस 50 है ना। फॉर्मूला क्या है? 80 माइनस 50। व्हाट इज 80? 80 इज माय एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी राइट नाउ, 50 इज माय ब्रेक इवन क्वांटिटी, दैट गेट्स यू 30 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर कोई आपसे रुपीस की टर्म्स में पूछ ले कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने रुपीस है, तो इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि यूनिट्स में आप ये पूछना चाह रहे थे कि कितने यूनिट से सेल गिर जाए, चलेगा। तो रुपीस में आप ये पूछना चाह रहे हो कि कितने रुपीस से सेल्स गिर जाए, चलेगा। दोस्तों है ना, 30,000 रुपीज आ रहा है आंसर, 30,000 रुपीज, क्योंकि हाल फिलहाल हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना है? 80,000। हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है? 50,000। तो हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना है? 30,000 रुपीज। अगर 30,000 रुपीज से हमारा सेल्स डाउन भी हो गया तो चलेगा। वी हैव दिस मच मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सो दिस 30,000 इज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज टर्म्स। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों हर इंसान कैलकुलेट करता है। जब आप और मैं कोविड के लॉकडाउन में थे ना, तो घर पे मम्मी ने जरूर जाकर एक बार अनाज चेक कर लिया था, और उन्होंने गेहूं चेक कर लिया था या आटा चेक कर लिया था कि बेटा इतने दिन का तो है अपने पास रखा हुआ, मतलब 4 महीने भी चलाना लॉकडाउन तो कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, की इतना है अपने पास। वैसे ही दोस्तों अगर हम 80 यूनिट्स बेच रहे हैं, 50 ब्रेक इवन है, तो वी हैव सेफ्टी मार्जिन ऑफ 30 यूनिट्स। वी हैव सेफ्टी मार्जिन ऑफ कितना? 30,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर मुझे इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, है ना, कितना आ रहा है आंसर? 37.5%। कैसे बता दिया यार आपने इतनी फटाफट? ओ ऐसे बताया ना कि हाल फिलहाल हम किन ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं? 80 पर। 80 से हम कितना नीचे आ सकते हैं? 30 नीचे आ सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा नीचे तो नहीं जाओगे ना। 30 हम नीचे आ सकते हैं। बस ये देखना कि अभी हम किन ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं? 80 यूनिट्स पर बैठे हुए हैं हाल फिलहाल हम, और हम कितना गिर सकते हैं? 30 गिर सकते हैं। यानी हमारा सेल्स कितना परसेंटेज डाउन जा सकता है? 30 डाउन जा सकता है ऑन द बेस ऑफ 80। 30 डाउन जा सकता है ऑन द बेस ऑफ 80। ठीक है, आंसर इज 37.5%। ठीक है, 37.5% आता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज टर्म्स। ये बताता है कि मेरा सेल कितना प्रतिशत डाउन चला भी जाए, चलेगा, मतलब नुकसान में नहीं आऊंगा। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज टर्म्स। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 80 माइनस 50, यानी वही 30 डिवाइडेड बाय 80। किसी किसी के मन में सवाल आता है कि सर 80 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 50 से करना चाहिए। 50 से नहीं करेंगे, 50 गलत है। आप हो कहां पर? पहले तो देखो, आप 50 पर हो या 80 पर? तो इंसान गिरेगा कहां से? जहां वो है, तो वहीं से ही देखेगा ना कि मैं कितना परसेंटेज नीचे जा सकता हूं। इज दैट क्लियर? सो हमेशा जो बेस आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, वो क्या आएगा? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। सो द फॉर्मूला बिकम्स एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी।
वही 80 माइनस 50 30 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक बार अपने फॉर्मूले को गो थ्रू कर लेते हैं। सो ये देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ लेवल ऑफ सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स। अगर हम हाल फिलहाल 80 यूनिट्स बेच रहे हैं, ठीक है, और हमारा ब्रेक इवन कितना है 50 यूनिट्स, सो वी हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कितना 30 यूनिट्स। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आंसर कितना आता है 30 यूनिट्स। द फॉर्मूला इज सिंपल, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे यूनिट्स की बजाय किस में चाहिए, रुपीज में चाहिए, तो भी फॉर्मूला इज सिंपल, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू, 80,000 माइनस 50,000, 30,000 रुपीज। अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज चाहिए, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि मैं कहां बैठा हूं और मैं कितना गिर सकता हूं। तो मैं बैठा हूं 80 पर और मैं गिर सकता हूं कितना 30। सो while sitting on 80, while sitting at 80 levels, I can fall by 30। तो मैं कितनी प्रतिशत गिरावट देख सकता हूं 30 by 80। तो अब उसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखा, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी, which is essentially actual sales quantity minus break even quantity, which is essentially margin of safety, divided by क्या, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। सो 30 डिवाइडेड बाय 80 गिव्स यू कितना 37.5%। या तो यूनिट्स में बात कर लो या फिर वही बात किस में कर लो, रुपीज में कर लो, आंसर तो परसेंटेज वाला वही आएगा जो आना है 37.5%। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पर एफएम का बेसिक्स यहाँ पर कंप्लीट करा। इससे पहले कि अपन क्लास अभी के लिए कंप्लीट करें, एक बार क्विकली जो हमने सारे बेसिक्स पढ़े वो आप मुझे रिपीट कर दीजिए। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दनादन बोलते जाओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग इनकम या फिर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस माइनस डिविडेंड पर शेयर गिव्स यू रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर, है ना। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड से रिलेटेड, जिसमें मैंने 3 बोले थे डिविडेंड के। एक तो था डिविडेंड परसेंट, एक था डिविडेंड यील्ड परसेंट, और एक था डिविडेंड पे आउट रेशियो। दोस्तों डिविडेंड परसेंट हो चाहे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज हो चाहे डिविडेंड पे आउट रेशियो, तीनों का न्यूमरेटर डीपीएस ही होगा, यानी डिविडेंड पर शेयर ही होगा। डिनोमिनेटर क्या क्या होंगे, डिविडेंड परसेंट का डिनोमिनेटर कौन, फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का डिनोमिनेटर कौन, मार्केट प्राइस, और पे आउट रेशियो का डिनोमिनेटर कौन, ईपीएस। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड देखा था, नहीं ब्रेक इवन से पहले पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, हाँ पीवी रेशियो तो आपको क्लियर है, फॉर्मूला बोल दीजिए एक बार, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स नहीं, हाँ हाँ हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो ये भी तो पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, और ये तो ब्रेक इवन में पढ़ा था, अरे ये तो ब्रेक इवन में पढ़ा था। अभी तो जस्ट पीवी रेशियो, रेशियो का फॉर्मूला है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन रेशियो को पॉपुलरली पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लेवल ऑफ सेल्स at which there is no profit, no loss. In other words, contribution is just sufficient to meet the fixed cost. बस उतना sufficient contribution होता है कि यार fixed cost निकल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट्स में निकालना हो आंसर तो। और उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई मेरे कोचिंग क्लास के फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, मुझे हर स्टूडेंट पर 600 रुपए बच रहे हैं, तो मुझे कितने स्टूडेंट्स लगेंगे ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 600, 250 स्टूडेंट्स लगेंगे। अगर यही दोस्तों मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने की बजाय रुपीज में निकालना हो कि यार कितने रुपीज का टर्नओवर हो जाए कि मैं ब्रेक इवन कर जाऊंगा, तो आपको पीवी रेशियो यूज करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि मेरा पीवी रेशियो है 60%, यानी पीवी रेशियो 60% का मतलब क्या होता है आप समझ गए, जितना मेरा रेवेन्यू है उसका 60% मेरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अगर मेरा पीवी रेशियो 60% है और मेरी कोचिंग क्लास की अगर फिक्स कॉस्ट 1,50,000 रुपीज है,
1,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, क्योंकि वो जब मैं सेल्स करूंगा 100% तो उसमें से 40% लगेगी वेरिएबल कॉस्ट, तो 60% आएगा कंट्रीब्यूशन, और ये 60% कंट्रीब्यूशन 1,50,000 रुपीज के बराबर होना चाहिए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, फिर इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कौन सा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी ब्रेक इवन के ऊपर आप जो भी धंधा पानी करते हो ना, वो सब कहां पर काउंट होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में काउंट होता है। तो ये रहा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, वो रहा मेरा एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी विच इज वे बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, यहां है एक्चुअल सेल्स वहां है, तो जो भी गैप आ रहा है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स के रुपीज माइनस ब्रेक इवन के रुपीज। और अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। ये ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन नहीं, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितना गिर सकते हैं बिफोर स्लिपिंग इनटू लॉसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर हमारा बेसिक्स कंप्लीट करा। इसके अगले एपिसोड से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी लेवरेजेस। ठीक है, आज अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। ओके।